सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। चलिए, तो आज हम लोग का लेक्चर नंबर 11 रहने वाला है रेलवे पीवाईक्यू सीरीज़ का। और स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर नंबर 11 को। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, दैट इज द क्वार्ट्जाइट इज एट विच टाइप ऑफ रॉक। क्वार्ट्जाइट किस तरह की एक चट्टान है? इग्नियस है, बसाल्टिक है, सेडिमेंट्री है, फिर मेटामॉर्फिक है। आग्नेय है, अवसादी चट्टान है, या फिर कायांतरित या फिर रूपांतरित चट्टान है। तो अगर हम चट्टानों की बात करें रॉक, तो उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं जल्दी से आप बताएंगे कमेंट में। ठीक है, स्टडी ऑफ रॉक क्या बोलते हैं। अब रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है उस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। तो ये लावा है, लावा नहीं, ये वोल्केनो है। वोल्केनो से क्या निकलता है? वोल्केनो से निकलता है लावा। वोल्केनो से निकलता है लावा। जब अंदर होता है तो उसको मैग्मा बोलते हैं, जब बाहर निकलते हैं तो लावा। लावा के अलावा और भी बहुत सारा कुछ गैस और ये डस्ट वगैरह निकलता है, ठीक है, एशेस वगैरह। तो जब ये निकलता है लावा तो ये फैलता है, और जब फैलता है तो ये सॉलिडिफाई हो जाता है, और सॉलिडिफाई होने के बाद ये बना देता है इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान। तो इसलिए आग्नेय चट्टान को प्राइमरी रॉक बोलते हैं, प्राथमिक चट्टान बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले यही बनती है। इसके बाद अब इसमें क्या होगा, डिफरेंट एक्सोजेनस एजेंट्स काम करेंगे। डिफरेंट क्या काम करेंगे? डिफरेंट एक्सोजीनस एजेंट काम करेंगे। ये एजेंट क्या होते हैं? ये एजेंट होते हैं जैसे कि पानी, यानी रिवर वाटर हो गया, हवा हो गई, विंड हो गई, ग्लेशियर हो गए। तो ये सब इस चट्टान को तोड़ेंगे और इसके सेडिमेंट बना देंगे। सेडिमेंट मतलब अवसाद बना देंगे। अवसाद ये एक जगह, इसके सेडिमेंट इकट्ठा होंगे ऐसे ऐसे करके, अवसाद इकट्ठा होंगे ऐसे लेयर्स में, परतों में, और ये परत परत दर परत बन जाएगा सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक यानी कि अवसादी चट्टान, अवसादों से बना है ना, और क्योंकि लेयर्स के फॉर्म में बना है तो इसको हम बोलते हैं लेयर्ड रॉक, सेडिमेंट्री को, अवसादी को। और क्योंकि अब जब ये आपस में लिथिफैक्शन होगा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसके थ्रू ये कॉम्पैक्शन हुआ, मतलब आपस में दबे ये जो अवसाद थे, इसको लिथिफैक्शन बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज लिथिफैक्शन। तो लिथिफैक्शन से क्या हुआ है? लिथिफैक्शन से सेडिमेंट्री रॉक बन गई, यानी कि सब ये लेयर्स के फॉर्म में बन गए। तो बीच में आपको नहीं लगता है कि पेड़ पौधे ये सब जीव जंतु भी दब गए होंगे? और जब ये दब गए होंगे तो इसमें हमें मिल जाएंगे फॉसिल्स, यानी कि जीवाश्म। इसमें मिल जाएंगे फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म। और फॉसिल्स के स्टडी को क्या बोलते हैं? जीवाश्म के अध्ययन को क्या बोलते हैं? अब क्या होगा? अब मान लेते हैं कि इस इग्नियस या फिर इस सेडिमेंट्री रॉक जो बनी है, इसमें हम करवा दें PVT के चेंजेस। PVT चेंजेस का मतलब है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, दाब, आयतन और तापमान के अगर बहुत ज़्यादा रैपिड चेंजेस एकदम से करवा दें तो ये जो है अपनी जो इग्नियस और सेडिमेंट्री हैं अपना रूप बदल लेंगी। तो इनको बोल देते हैं रूपांतरित चट्टान और बना देंगे मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक ऐसे रूप बदल के बनती हैं। कायांतरित चट्टानें भी बोलते हैं इनको। एग्जाम्पल्स पूछता है और कुछ चीज़ें और पूछता है, पहले एग्जाम्पल्स को नोट करते हैं। तो इग्नियस के हम एग्जाम्पल्स को ऐसे याद रखते हैं, गबरू ग्रेनाइट, बसाल्ट प्यूमाइस। कैसे? गबरू ग्रेनाइट, बसाल्ट प्यूमाइस। सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल्स हैं लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, चॉक, टिलाइट। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं सेडिमेंट्री रॉक के। मेटामॉर्फिक की अगर बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका मार्बल। मार्बल के अलावा इसमें आ जाएगा आपका ग्नेइस। इसमें आ जाएगा आपका क्वार्ट्जाइट। ठीक है, तो क्या पूछ रहा था? क्वार्ट्जाइट किस तरह की चट्टान है? तो उत्तर सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक हो जाएगा। अब ध्यान इस चीज़ का रखिएगा कि क्वार्ट्ज जो होती है वो अलग होती है, और क्वार्ट्ज किस तरह की रॉक होती है? जरा कमेंट में बताएंगे आप, किस तरह की रॉक होती है क्वार्ट्ज? मेटामॉर्फिक से एसोसिएटेड होते हैं 2 टर्म्स या फिर 3 टर्म्स, लीनिएशन या फिर फोलिएशन, सेम चीज़ होती है। इसका मतलब ये होता है कि जिस रॉक में लाइन सी बन जाए उसको लीनिएटेड या फिर फोलिएटेड रॉक बोलते हैं।
और जिसमें ऑल्टरनेट लाइट और डार्क शेड्स बन जाएं उसको बोलते हैं बैंडिंग रॉक में। तो किस पूछेगा ये टर्म किस रॉक से एसोसिएटेड है, किस चट्टान से, तो मेटामॉर्फिक। लिथेफैक्शन सेडिमेंट्री से। स्टडी ऑफ रॉक इज नोन एज पेट्रोलॉजी और स्टडी ऑफ फॉसिल्स को बोलते हैं पिलिएंटोलॉजी। पिलिएंटोलॉजी। क्वार्ट्ज किसी भी तरह की रॉक नहीं होती है। क्वार्ट्ज एक मिनरल होता है, ये मिनरल होता है जो कि एल्यूमिनियम सिलिकेट से बना होता है, यानी कि एल्यूमिनियम और सिलिका से बना होता है। तो ये जो क्वार्ट्ज मिनरल है ये आपको मोस्टली देखने को मिलेगा फेल्डस्पार टाइप ऑफ रॉक्स में, यानी कि जो इग्नियस रॉक्स होती हैं उनमें मेन ये मटेरियल देखने को मिलता है। जैसे कि इग्नियस के एग्जांपल मैंने बताया गब्रू ग्रेनाइट बसाल्ट पीमाइस। तो क्या आपको पता है कि जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, स्थलीय जो भूपरपट्टी है, वो ग्रेनाइटिक रॉक की बनी हुई है और वो जो ओशनी क्रस्ट है वो बसाल्टिक रॉक की बनी हुई है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया, ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं रॉक के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रिपीटेटिव क्वेश्चंस बनते हैं आपके रॉक वाले चैप्टर में और रॉक टॉपिक से, और यही क्वेश्चन बनते हैं जो यहाँ पे मैंने आपसे पूछे हैं। ठीक है, घई बेफेलो पानी में, क्यों मिका भी जनरल होता है, यस। अच्छा, आप में से काफ़ी लोगों ने कुछ ना कुछ लिख रखा होगा, ओके ठीक है, तभी पीलिएटो नहीं, पेलिएंटोलॉजी। ठीक है, तो सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के हिसाब से सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है, तो ये उत्तर प्रदेश के ऑप्शन नंबर सी। पूरे इंडिया का जो पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के हिसाब से 1.21 बिलियन पॉपुलेशन है इंडिया की, उसमें से 16.65% सिर्फ यूपी में ही रहते हैं। और ये जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड का 17.78% है, पूरे वर्ल्ड की 17.78% पॉपुलेशन इंडिया में रहती है 2011 के सेंसस के हिसाब से। अब जो रीसेंट सेंसस होगा 2024 के एंड यानी कि नवंबर दिसंबर में तो हो सकता है स्टार्ट है, फिर 2025 में होगा, तो उसमें आप ये पाएंगे कि नंबर बहुत बढ़ा हुआ आपको मिलेगा, क्योंकि अब इंडिया नंबर 1 पे आ चुका है। 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया सेकंड नंबर पे था। इंडिया पूरे वर्ल्ड का 2.4% ऑक्यूपाई कर रहा था एरिया टर्म्स से, पॉपुलेशन टर्म्स में तो मैंने आपको बता ही दिया। 2011 का जो डेसेनियल सेंसस था, डेसेनियल का मतलब होता है जो 10 साल में होता है, हर साल मतलब हर 10 साल में होता है, ये 15th सेंसस था, 15वां सेंसस था आफ्टर 1881 1881 के बाद, और 7th था आफ्टर इंडिपेंडेंस। कमेंट में आपको बताना है जल्दी से कि जो पहला सेंसस हुआ था वो 1872 में हुआ था, किसके टाइम पे हुआ था, 1881 यानी कि वॉइसरॉय कौन था, इस टाइम पे इस साल पहला सिंक्रोनाइज्ड या फिर कंप्लीट सेंसस हुआ था। और किसको फादर ऑफ इंडियन सेंसस बोलते हैं, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में सेंसस कंडक्ट किया जाता है, और रजिस्ट्रार जनरल कौन थे 2011 के सेंसस में, 2011 के सेंसस में, और एट प्रेजेंट कौन है रजिस्ट्रार जनरल। तो अगर हम 1872 की बात करेंगे तो मेयो थे, मेयो थे। 1881 की बात करेंगे तो रिपन थे, जिनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं। एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी इनके टाइम पे, हंटर एजुकेशन कमीशन आया था, पहला फैक्ट्री एक्ट आया था 1881 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किया गया था 1882 में, आर्म्स एक्ट को रिपील किया गया था रिपन के द्वारा। ठीक है, और फादर ऑफ अगर हम सेंसस की बात करें तो ये बोलते हैं किसको, हेनरी वॉल्टर को। और ये जो इस समय कौन था, WC प्लॉडेन था सेंसस कमिश्नर अगर बात करेंगे तो, ये तो वॉइस रॉय थे रिपन। हेनरी वॉल्टर को इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहली किसी इंडियन सिटी का जो सेंसस हुआ था वो 1830 में हुआ था, 1830 में हुआ था, और वो इंडियन सिटी का नाम बताना है आपको कमेंट में। रजिस्ट्रार जनरल थे C चंद्रमौली, जो 2011 में हुआ था, चंद्रमौली साहब थे। और एट प्रेजेंट कौन है, मृत्युंजय कुमार नारायण, MK नारायण। 1830 में क्या मैंने, हाँ ठीक है, ये ढाका थी आपकी सिटी जिसका सेंसस हुआ था ये। ठीक है, तो 2011 के सेंसस के हिसाब से उत्तर प्रदेश वॉज दी मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। और लीस्ट पॉपुलेटेड अगर पूछेगा तो क्या आंसर होगा, लीस्ट पॉपुलेटेड अगर पूछेगा तो आंसर वुड बी सिक्किम। सिक्किम की पॉपुलेशन सबसे कम है। ये पॉपुलेशन के टर्म्स में हम इसको अरेंज कर रहे हैं। अगर एरिया के टर्म्स में बात करेंगे तो राजस्थान नंबर 1 पे है एरिया के टर्म्स में, और एरिया के टर्म्स में सबसे छोटा स्टेट कौन सा है, गोवा है। ठीक है, पॉपुलेशन के टर्म्स में सिक्किम है। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे, जनसंख्या घनत्व, तो जिसका मतलब होता है पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं, तो वो बिहार का है हाईएस्ट 1106। लेकिन स्टेट की बात कर रहे हैं तब, अगर हम ओवरऑल या फिर यूटी की बात करेंगे दिल्ली आंसर हो जाएगा, जिसका 10 गुना से भी ज़्यादा क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी है, 11,320। ये लिखवा चुका हूँ इसलिए सिर्फ ओरली आपको बता रहा हूँ ये चीज़। दिल्ली के 11,320 है। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात करेंगे तो कहाँ की है,
स्टेट में आ जाएगा आपका अरुणाचल, 17 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ और यूटी की अगर बात करेंगे तो अंडमान और निकोबार। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन के डेकेडल ग्रोथ किस यूटी में देखने को मिला? दादरा नगर हवेली। सबसे नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अगर हम पूरे स्टेट और यूटी की बात करेंगे, नागालैंड में -0.47%। अब इसमें जो आपको फैक्ट नहीं आता आप नोट करिए, रिवाइज करिए, बिकॉज आपको पहले बता चुका हूँ ये चीज़। ठीक है, आगे बढ़ें। और मेघालय से आप क्या क्या चीज़ें याद कर सकते हैं कि मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ, खासी में ही इसकी कैपिटल शिलोंग सिचुएटेड है, और मौसिन राम जहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड किया जाता है मेघालय। नाम ही है मेघ आलय, मेघों का आलय, यानी कि जहाँ पे बादल आपके रहते हैं। और यहाँ पे जो गारो ट्राइब है वो वंगाला फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है, जिसको फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के नाम से जानते हैं। खासी हिल्स में आपका जो एक फेस्टिवल होता है जिसको नोंगक्रेम बोलते हैं, और जयंती हिल्स में होता है आपका बहदीन खलाम। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन? इसमें से कार्बन का कौन सा अपरूप है? कोल, चारकोल, डायमंड या फिर लैम्प ब्लैक? हाँ जी, सेकंड अगर बात करेंगे ना पॉपुलेशन डेंसिटी में आफ्टर बिहार, इट इज़ वेस्ट बंगाल। बिल्कुल सही अब्बू सईद। सर लिख के बताया करो प्लीज़। आदित्य सिंह, लिख के बताएंगे तो ये क्लास फालतू में एक्सटेंड होगी, क्योंकि ये जो फैक्ट बताए हैं वो पहले बता चुके हैं, और आप छोटे बच्चे नहीं हैं कि आराम से जब तक मैं लिखूंगा नहीं नागालैंड तब तक आपको समझ में नहीं आएगा नागालैंड। ठीक है, आराम आराम से करते रहो, और वही ना कि भेड़ चाल में आप चलते रहो। फिर अगर आपको एक्सेल करना है तो एक्स्ट्रा पुश करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो फिर आराम आराम से करिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं आराम आराम से नहीं करवा सकता हूँ, जो फैक्ट मैं बता चुका हूँ तो उसको मैं आपको जल्दी करवाने वाला हूँ, फिर से नहीं लिखने वाला हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप है? कोल, चारकोल, डायमंड या फिर लैम्प ब्लैक? तो वो तो खैर मैं रिपीट कर चुका हूँ। तो एलोट्रोपिक फॉर्म हम 3 पढ़ते हैं, कौन कौन से? ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरीन। क्या अंतर होता है? अंतर ये होता है कि जो तीनों ही अप्रूव है, बट अंतर क्या है कि ग्रेफाइट जो होता है आपका गुड कंडक्टर होता है। अब कार्बन अपने आप में एक नॉन मेटल है, बट इसका जो एलोट्रोप है ग्रेफाइट वो गुड कंडक्टर है। डायमंड ये बैड कंडक्टर है, एंड इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड है, यही तो है, एक कार्बन 3 अदर कार्बन एटम से अटैच्ड है। और जब कार्बन कार्बन की लंबी चेन बनती है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं जो सिर्फ हमें कार्बन में देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर डायमंड में आप ऑब्जर्व करें तो एक कार्बन 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो एक जो कार्बन एटम फ्री है उसकी वजह से इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ग्रेफाइट, एंड ये काफ़ी सॉफ्ट भी होता है। डायमंड अपने आप में इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, दोनों सेम चीज़ से ही मिलकर बने हैं। फुलरीन या फिर बक मिस्टर फुलरीन जिसको बोलते हैं, ये कार्बन के 60 एटम्स आपस में फुटबॉल शेप में अरेंज होते हैं। आंसर क्या होगा? आंसर होगा डायमंड, ऑप्शन नंबर सी। डायमंड स्पार्कल क्यों करता है? और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? तो अगर हम बात करें स्पार्कल क्यों करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से करता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बात करेंगे तो इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट, एंड दैट इज़ 2.42। कोल की अगर बात करेंगे तो कोल जो होता है ये 4 वैरायटी में देखने को मिलता है, एंथ्रेसाइट, बाइट्यूमिनस, लिग्नाइट और पीट। कार्बन का कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है एंथ्रासाइट में, सबसे कम होता है पीट में। जिसमें अच्छा कोल वो होता है जो इसमें कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा, मॉइस्चर और सल्फर कंटेंट सबसे कम होना चाहिए। कोल को हम बरीड सनशाइन के नाम से भी जानते हैं, बरीड सनशाइन के नाम से भी जानते हैं। और टर्शरी फॉर्म ऑफ कोल कहाँ पे मिलता है ये आप बताएंगे? जो टर्शरी कोल है ये कहाँ पे मिलता है? तो ये मिलता है आपको नॉर्थ ईस्ट में, मेनली जो मेघालय का जो कर्बी अंगलोंग प्लेट्यू है वहाँ पे आपको देखने मिलेगा। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। क्या बोलते हैं? जहाँ पे कार्बन लंबी लंबी चेन्स आपस में बनाता है। अगला क्वेश्चन है 4th, विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन रादर देन एक्सपेंशन? किसने अपने एम्पायर को कंसोलिडेट, क्या आप करंट अफेयर्स के लिए कुछ करवाएंगे? मानस वाजपेयी। मानस से पहले तो ये बताइए मानस नेशनल पार्क कहाँ पे? और मानस जी करंट अफेयर्स के लिए देखते हैं, प्लान करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ अभी सोच रहा हूँ कि रेलवे के लिए कुछ ऐसा कुछ बड़ा ऐसा कुछ प्लान करने के लिए, देखते हैं जैसा भी होता है मैं आपको सूचित करूँगा उसको लेकर। तो कंसोलिडेशन का मतलब है चीज़ों को मतलब समेटना रादर दैन की फैलाना। और तो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन ने फिर सिकंदर लोदी, तो कंसोलिडेट करने का काम किया था बलबन ने। बलबन ने क्या किया था? बलबन ने बहुत सारी चीज़ें करी थी, आई थिंक ये मैं आपको बता भी चुका हूँ, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि चहलगानी सिस्टम को ख़त्म किया था। लाया कौन था इस चहलगानी सिस्टम को? चहलगानी को ख़त्म किया इसने, और इसने खुद को आफरा सियाब का डिसेंडेंट बताया। ज़िले इलाही दैट मीन्स कि शैडो ऑफ गॉड का टाइटल लिया। बलबन ने
एक डिपार्टमेंट सेटअप किया जिसको हम बोलते हैं दीवाने अर्ज, मिलिट्री डिपार्टमेंट। इसने सिजदा और पैबोस को शुरू किया। इसका रूल कब से कब तक था? 1266 1266 से लेके 1287 तक इसका रूल था। इसने पारसियों के लिए नवरोज़ फेस्टिवल की शुरुआत करी थी। यहाँ पे नवरोज़ फेस्टिवल की शुरुआत। अलाउद्दीन खिलजी के रिगार्डिंग हमने क्या क्या पढ़ा था? इसने अलाई दरवाज़ा बनाया, इसने सिरी फोर्ट का निर्माण किया, इसने सिरी सिटी का निर्माण किया, इसने दाग और चेहरा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। दाग मतलब ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, और चेहरा मतलब जिसको हुलिया सिस्टम बोलते हैं, जहाँ पे सोल्जर्स का हुलिया उनको टांग के रखना होता था। अलाउद्दीन खिलजी का ही मिलिट्री कमांडर था एक ज़फ़र खान। मलिक काफूर के बारे में तो सबको पता होता है, ज़फ़र खान को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक मलिक काफूर, ठीक है, जिसने कि मलिक काफूर ने साउथ, जिसको हज़ार दिनारी के नाम से जानते हैं, साउथ इंड एक्सपीडिशन इसने लीड किए थे। सबसे पहले यादव्स ऑफ देवगिरी को हराया था, ककातियाज ऑफ वारंगल को इसने हराया था, होयसाल को हराया था जो हालेबीडू के होयसाल थे कर्नाटक रीजन में, और पांड्या को हराया था जो मदुरई के पांड्या थे। उन सब को हरा के ये इनॉर्मस वेल्थ लेके गया था खिलजी के पास। खिलजी का जो रूल है तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो स्लेव डायनेस्टी वो सबसे पहले आया था दिल्ली सल्तनत में, जो 1290 में ख़त्म हो गया था। तो 1290 से 96 जो खिलजी डायनेस्टी, मतलब खिलजी डायनेस्टी आती है स्लेव डायनेस्टी के बाद या फिर मामलूक डायनेस्टी के बाद। तो 1290 से लेकर 96 तक, 96 तक जलालुद्दीन खिलजी रहता है, और 96 के बाद आता है और 1316 तक रहता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपने मार्केट रिफॉर्म्स के लिए भी जाना जाता है। इसने एक क्लॉथ मार्केट को डेवलप किया था जिसको सराय आदिल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सराय आदिल के नाम से जाना जाता है। ये क्लॉथ मार्केट है, कपड़ा की मार्केट है। मार्केट को लेके चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करने के लिए एक इसने ऑफिसर को अपॉइंट कर रखा था। उस ऑफिसर का नाम था शहनाई मंडी। इसने 3 तरह के टैक्स लगाए थे, घरई, चरई। घरई मतलब हाउस टैक्स, चरई मतलब पेस्टल टैक्स, और जजिया विच वॉज अ काइंड ऑफ टैक्स इम्पोज्ड ऑन नॉन मुस्लिम्स। और रिसेंटली मुझे पता चला एक लोगों ने कुरान पढ़ी और उन्होंने मुझे बताया कि वो मतलब पता नहीं, मैंने नहीं पढ़ी है, कि जो जजिया था वॉज नॉट अ काइंड ऑफ टैक्स, इट वॉज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। और उन्होंने और काफ़ी शॉकिंग फैक्ट मुझे बताया रिगार्डिंग, खैर छोड़िए, ठीक है। खैर मोहम्मद बिन तुगलक पे आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करें तो इसको हम वाजिस फूल के नाम से जानते हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक वाजिस फूल इसको जानने के पीछे रीज़न इसके ये हैं कि इसने, पहली बात तो ये है कि काफ़ी फेल्ड चीज़ें करी हैं। इसने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की, फेल। कराची और खुरासान एक्सपेडिशन इसने स्टार्ट किया, फेल्ड। इसने कैपिटल शिफ्ट करी दिल्ली से दौलताबाद या फिर देवगिरी, फेल्ड। इसने 2 इसके कुक थे, 2 गार्डनर थे, लाधा और पीरा, ठीक है। और एक इसका वाइन डिस्टिलर था, एक इसका कुक था। इन सब को हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर अपॉइंट किया, अगेन फेल्ड। तो ही वॉज एटरली फेल्ड। तो इसको वाइजेस्ट फूल के नाम से जानते हैं। और ये बात जो मैंने आपको बताई कि 2 गार्डनर्स, लाधा, पीरा और ये सबको, वाइन डिस्टिलर को हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे अपॉइंट किया, और इट वाज अ बैड डिसीजन ऑफ तुगलक। ये किस पर्टिकुलर ऑथर ने अपनी किस पर्टिकुलर बुक में, चलो बुक का नाम बता देता हूँ, तारीख़ फ़िरोज़ शाही। ये किसने बताया? ये बताया ज़ियाउद्दीन बरानी ने। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी सिकंदर लोदी की जो पोएम्स थी उनके कलेक्शन को हम जानते हैं गुलरुखी के नाम से, ठीक है। गुलरुखी नाम से जाना जाता है सिकंदर लोदी की जो पोएम्स थी। अलाउद्दीन खिलजी का ही एक इन्हीं के टाइम पे पोएट थे जिनको हम जानते हैं आमिर खुसरो के नाम से। आमिर खुसरो, उनको जो है तूते हिंद का टाइटल मिला था, किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी ने इनको टाइटल दिया था तूते हिंद का, और उन्होंने खिलजी को टाइटल दिया था क्या? सिकंदर सैनी का। आगे बढ़ते हैं। कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान, दैट इज़ ड्यूरिंग विच 5-year प्लान डिड इंडिया ऑप्ट फॉर अ मिक्सड इकोनॉमी? शर्मा जी ने बहुत अच्छा ऐड किया है, और किसी ने कुछ ऐड किया है क्या? चेक करेंगे। लादा पीरा लेट कोइन, या ठीक है। तो शर्मा जी ने क्या ऐड किया था कि जो इन्होंने ऐड किया था उसके बारे में, मोरक्को से जो ट्रैवलर आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, जिसने रिहला किताब लिखी थी, जिसको हम जानते हैं इब्न बतूता, ठीक है। मोरक्को से आया था और इसने कौन सी किताब लिखी थी? रिहला, ठीक है। और यही फिर जो साउथ इंडिया में मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जो डायनेस्टीज़ बनी थी, एम्पायर बने थे, विजयनगर एम्पायर और बहमानी किंगडम, उनके कोर्ट में भी गया था ये इब्न बतूता, बगल में जूता। ड्यूरिंग विच 5-year प्लान डिड इंडिया ऑप्ट फॉर अ मिक्सड इकोनॉमी? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जहाँ पे आप सोशलिज्म को भी फॉलो करते हैं यानी कि समाजवाद, और कैपिटलिज्म को भी फॉलो करते हैं यानी कि पूंजीवाद, दोनों को आप फॉलो करते हैं। तो ये हुआ था आपका सेकंड 5-year प्लान के टाइम पे, ऑप्शन नंबर बी।
अगर हम सेकेंड 5 ईयर प्लान के ड्यूरेशन की अगर बात करें तो ये 1956 में स्टार्ट होता है और 1961 तक चलता है। किस मॉडल पे बेस्ड था? इट वॉज बेस्ड ऑन पीसी महालनोबिस मॉडल। पीसी महालनोबिस के बारे में ये चीज़ ध्यान रखना कि इनका जन्म 29 जून को होता है, जिसको हम सांख्यिकी दिवस यानी स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में मनाते हैं इंडिया में। इन्होंने ही सबसे पहले नेशनल इनकम का एक फॉर्मलाइज्ड कॉन्सेप्ट रखा था। ध्यान से समझ लेना जो मैं बोल रहा हूँ। पहली बार राष्ट्रीय आय, जो अपने आप में एक समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, सबसे पहली बार ये कॉन्सेप्ट रखा था नेशनल इनकम का दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया था 1866 में। रस्त गुफ्तार लिखी थी, पहले ब्रिटिश इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो उन्होंने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट रखा था, लेकिन इसको फॉर्मलाइज तरीके से रखने वाले पीसी महालनोबिस थे, और इसको साइंटिफिक तरीके से रखने वाले थे VKRV राव। ये तीनों चारों फैक्ट याद रखिएगा आपकी। VKRV राव जो थे, उन्होंने साइंटिफिक तरीके से नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को रखा था, और उन्होंने ही जो है ध्यान रखना कि जो हमारी इंडियन इकॉनमी है उसको 2 सेक्टर में डिवाइड किया था। क्लियर? VKRV राव को। खैर, तो मिक्स्ड इकोनॉमी सेकेंड 5 ईयर प्लान पे आया था। सेकेंड 5 ईयर प्लान क्यों इंपॉर्टेंट था? इसका गोल क्या था? इसका गोल था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तेजी से औद्योगिकरण करना इसका एक गोल था सेकेंड 5 ईयर प्लान का। इसमें गोल कितना रखा गया था? 4.5% का, और 4.27% हमने इसमें अचीव किया था। अगर बात करें फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये आपका 1951 से 56 तक चला था, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस मॉडल पे बेस्ड था? ये आपका बेस्ड था हैरड डोमर मॉडल पे। ठीक है, हैरड डोमर मॉडल पे बेस्ड था ये। अगर और इसमें क्या किया गया था? इसमें आपका मेन जो फोकस था वो एग्रीकल्चर था। सेकंड 5 ईयर प्लान में आपको पता होना चाहिए कि 3 स्टील प्लांट सेटअप किए गए थे। 3 स्टील प्लांट कौन से थे, कहाँ पे सेटअप किए गए थे, और किसकी हेल्प से सेटअप किए गए थे, किसने इनॉग्रेट किया था? ये सारे फैक्ट मैं आपको पिछले PYQ लेक्चर्स में बता चुका हूँ। जल्दी से बताइए। थर्ड 5 ईयर प्लान वॉज एन अटर फेलियर, बहुत भयंकर फेलियर था। 1961 से लेकर 66 के बीच में था। फेलियर क्यों था? 3 रीजन्स थे। पहला तो एक वॉर हमने लड़ा, सीनो इंडियन वॉर, यानी कि चाइना के साथ जो हमने युद्ध लड़ा था 62 में, 1962 में। फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा, और तीसरा रीजन्स था कि यहाँ पे फेमाइन आ गया था, अकाल आ गया था। तो ये सेकंड जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो फेल हो गया था काफ़ी भयंकर तौर से। ऐसा फेल हुआ था कि इसमें जो हमने टारगेट रखा था वो 5.6% अचीव करने का रखा था, लेकिन अचीव जो हम कर पाए थे दैट वाज ओनली 2.4%। थर्ड 5 ईयर प्लान जो है गडगिल योजना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गडगिल फॉर्मूले पे ये बेस्ड था। थर्ड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान के टाइम पे ही हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति लॉन्च हुई थी। ग्रीन रेवोल्यूशन कितने फेज़ में लॉन्च हुआ था इंडिया में, ये आपको बताना है, कितने फेजेस में। फोर्थ 5 ईयर जो प्लान था ये आपका बेस था रुद्र एलन मॉडल पे। रुद्र एलन मॉडल पे बेस था। इसमें भी हमने 5.6% का टारगेट रखा, बट इसमें भी हम उतना अचीव नहीं कर पाए। और फोर्थ 5 ईयर प्लान का जो गोल था, फोर्थ 5 ईयर प्लान का जो गोल था वो क्या था? चौथी पंचवर्षीय योजना का ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। ग्रोथ तो लेनी है, लेकिन स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ लेनी है, क्योंकि हम देख चुके थे थर्ड 5 ईयर प्लान में हमारी ग्रोथ के चक्कर में स्टेबिलिटी चली गई थी। 3 स्टील प्लांट कौन थे? एक तो रावर केला खाया था जर्मनी के साथ, कहाँ है? उड़ीसा में। दुर्गापुर, दुर्गा जी की पूजा वेस्ट बंगाल में होती है, किसके साथ दुर्गा पूजा करी थी? यूके यानी कि ब्रिटेन के साथ। और भिलाई छत्तीसगढ़ में यूएसए की पिलाई करी थी, यूएसएसआर यानी कि रशिया के साथ मिलकर। तो रशिया के साथ इसको हमने मिलकर सेटअप किया था। 1959 में इनको इनॉग्रेट किया गया था तीनों को, हमारे द प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। ये फैक्ट तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में नारा दिया गया था किसका? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और क्या आप अजय ये बताइए, अच्छा जो ड्रॉट एरिया प्रोग्राम है, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, इसको हमने किस 5 ईयर प्लान में लॉन्च किया था? चौथे या पाँचवें? और जो पाँचवा वाला था ये DP धर मॉडल पे बेस्ड था। DP धर मॉडल पे बेस्ड था। इसमें हमने हमने का मतलब है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, गरीबी हटाओ का 5वीं पंचवर्षीय योजना में। आगे बढ़ते हैं। विच सी रूट इज़ बिजिएस्ट इन दी वर्ल्ड? विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, द नॉर्थ पैसिफिक सी रूट, द साउथ पैसिफिक सी रूट, नॉर्थ अटलांटिक रूट, या फिर द केप ऑफ गुड होप सी रूट। हाँ जी, फोर्थ सबका सही है, द फोर्थ सही आंसर होगा। फोर्थ में आपका ड्रॉट एरिया प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं। और जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, जो हरित क्रांति है, इसको 2 फेजेस में लाया गया था। 2 फेजेस में। पहले फेज में लाया गया था इसको रिच और एफ्लुएंट जो स्टेट थे, वेल्दी स्टेट ऑफ आंध्रा, तमिलनाडु और पंजाब, इन स्टेट में लाया गया था पहले फेज में। विच सी रूट इज़ द बिजिएस्ट? सबसे बिजी कौन सा है? तो ये आपका नॉर्थ अटलांटिक सी रूट है। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो जो नॉर्थ अटलांटिक जो या फिर अटलांटिक ओशन है,
जो कि एस शेप का है, वो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे साउथ अमेरिका है कॉन्टिनेंट, यहाँ पे यूरोप है और यहाँ पे अफ्रीका है। ठीक है, तो ये एस शेप का देखने को मिलता है अटलांटिक ओशन। अब क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें, उसके लिए जूम करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप काफ़ी अमीर कंट्रीज़ हैं, या देख सकते हैं यूएसए, कनाडा और यूरोप भी काफ़ी अमीर है। ठीक है, तो इनके बीच में काफ़ी यहाँ पे ट्रेड होता है, तो इसलिए नॉर्थ अटलांटिक जो सी रूट है वो सबसे बिजिएस्ट है। यहाँ पे एक छोटा सा सी देखने को मिलता है जिसको बॉर्डरलेस सी के नाम से जानते हैं। ज़रा कमेंट में बताइए वो क्या है आपका। और ये ध्यान रखना, पैसा, पैसा क्या है? ये पैसा है जो जितने भी हमारे महासागर हैं, ओशंस हैं, उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर है साइज़ का। सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशन। और क्या आपको पता है कि जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट हैं, जो स्थलमंडल की जो प्लेटें हैं, जो किससे मिलके बनी होती हैं? पूरे क्रस्ट और अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मैंटल से मिलके बनी होती हैं लिथोस्फेरिक प्लेट। एंड यू शुड नो दैट ऑल नेचुरल अर्थक्वेक्स अकर इन वेयर ऑल नेचुरल अर्थक्वेक अकर इन लिथोस्फेयर। स्थलमंडल में ही सारे जो हमारे नेचुरल भूकंप हैं वो आते हैं। नेचुरल अर्थक्वेक का मतलब क्या है? क्या भूकंप आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं? जी हाँ, अभी दो दिन पहले ही आर्टिफिशियल भूकंप आया एक ईरान में। मतलब पक्की बात नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये मतलब चल रही है बात कि वो आर्टिफिशियल ही है। किस तरह से आर्टिफिशियल है उस पर आपको कल एक रील देखने को मिलेगी, जहाँ पे वो सारी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि भूकंप किस तरह से आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड भी हो सकते हैं। तो जो पैसिफिक ओशन, तो मतलब इसी तरह हमारी 7 मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट हैं, 7 प्लेटें हैं, और 7 देशों के साथ ही भारत जो है सीमा साझा करता है। तो 7 जो हमारी प्लेटें हैं उसमें से जो सबसे बड़ी प्लेट है वो पैसिफिक प्लेट ही है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इसलिए ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी सीजीएल के टीयर 1 में यही सेम सवाल पूछा गया है, और जो आपका सीजीएल का एग्जाम लिया आपको पता है वही आपका रेलवे का भी पेपर लेने वाला है, टीसीएस। ये आपका अटलांटिक है, ठीक है, अटलांटिक है, ये इंडियन है, ये सदर्न है। सदर्न ओशन कहाँ पे? ये आपका जो अंटार्कटिका है उसके पास, और ये आपका आर्कटिक ओशन है नॉर्थ पोल में। ठीक है, तो पैसिफिक ओशन में ही आप ध्यान रखेंगे कि सबसे आपका डीपेस्ट पॉइंट है। इंडियन ओशन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? तो डीपेस्ट पॉइंट है यहाँ पर आपका मरियाना ट्रेंच। ठीक है, मरियाना ट्रेंच, जो कि कितना डीप है? ये रफली 11 किलोमीटर डीप है, जो कि आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? ये आपको देखने को मिलेगा चैलेंजर डीप में। इंडियन ओशन में अगर बात करेंगे तो आंसर वुड बी जावा ट्रेंच विच इज़ द डीपेस्ट पॉइंट। ठीक है, 7 प्लेटें, उसमें से सबसे बड़ी हमारी पैसिफिक प्लेट है। यहाँ पे जो सी है इसका नाम है सरगैसो सी, द बॉर्डरलेस सी। और ये सरगैसो क्यों नाम है इसका? बिकॉज यहाँ पे एक ब्राउन कलर की ग्रास देखने को मिलती है। सरगैसम जो एक्चुअल में ग्रास क्या, वो आपका एक ब्राउन एल्गे है, भूरा शैवाल है। एल्गे की स्टडी को फाइकोलॉजी बोलते हैं, लेकिन ब्राउन एल्गे को क्या बोलते हैं? ब्राउन एल्गे को बोलते हैं फाइके। और कमेंट में बताएंगे कि ग्रीन एल्गे को क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गे के एग्जांपल्स कोट करेंगे। बाकी ब्राउन एल्गे के तो एग्जांपल्स हो जाएंगे हमारे लैमिनेरिया हो गया, केल्प हो गया, रेड एल्गे का एग्जांपल हो गया अगर जेली हो गई। और ग्रीन एल्गे की अगर बात करें तो इसको क्लोरोफाइके बोलते हैं, क्लैमिडोमोनास, क्लैडोफोरा, स्पाइरोगैरा, ये सब एग्जाम्पल होते हैं ग्रीन एल्गे के। और ब्लू ग्रीन एल्गे के जरा एग्जाम्पल कोट करेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गे। ब्लू ग्रीन एल्गे मतलब नीला हरा शैवाल। सतनामी मूवमेंट जो है किसने लीड किया? दयानंद सरस्वती, गुरु घासीदास, राधाकांत देव, आत्माराम पंडुरंग, या फिर स्वामी दयानंद। उल्वाचार, यस वेरी गुड, भूमिका गुप्ता। उल्वाचारा भी होते हैं हमारे ग्रीन एल्गे। एंड यू शुड नो दैट जो भी हमारे ग्रीन एल्गे होते हैं उनमें फ्रैगमेंटेशन मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जो हमारे ये स्पाइरोगैरा जितने भी हमारे एल्गे होते हैं मोस्टली, इनका जो रूट होता है, कैसे पकड़ के रखते हैं ये जिस भी चीज़ में चपके होते हैं, होल्ड फास्ट नाम होता है उसका, होल्ड फास्ट। ठीक है, और अगर मैं ब्लू ग्रीन एल्गे के एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो साइनोबैक्टीरिया हो गया आपका, और आपका नॉस्टॉक हो गया, वो भी आपका ब्लू ग्रीन एल्गे ही होता है। तो हु लेड द सतनामी मूवमेंट? दयानंद सरस्वती? बिल्कुल नहीं। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी की अगर बात करेंगे तो इन्होंने लीड किया था आपका कौन सा? आर्य समाज। आर्य समाज 1875 में लीड किया था। गो बैक टू वेदास, यानी कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है और अभी पता नहीं ऐसे ही दिमाग में आज नहाते वक्त आया था कि ऐसे जो मैंने को पता नहीं था मैं गाँव शिफ्ट होने वाला हूँ, तो फिर मैंने सोचा मैं एक मूवमेंट चलाऊँगा स्लोगन दूंगा, गो बैक टू विलेजेस ठीक है, तो आर्य समाज, गो बैक टू वेदास, इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए इन्होंने स्लोगन दिया था। और दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के थ्रू शुद्धि मूवमेंट यानी कि प्योरिफिकेशन मूवमेंट चलाया था, यानी कि जो लोग हिंदू धर्म से बाकी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए उनको वापस हिंदू धर्म में लाना। क्योंकि अगर आपको पता होना चाहिए 1813 में एक चार्टर एक्ट आया था, ब्रिटिशर्स ने पास किया था। इसमें यह था, इसमें इसके थ्रू क्रिश्चियन मिशनरीज़ को पहली बात तो 1 लाख रुपये अलग निकाला गया था भारतीयों के एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, और
क्रिश्चियन मिशनरीज़ को अलाउ किया गया था कि आप जाइए इंडिया में। किस लिए जाइए? ऑब्वियस सी बात है, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए। तो उसी के चलते काफ़ी लोग क्रिश्चियनिटी में जबरन कन्वर्ट किए जा रहे थे, तो उनको वापस लाने के लिए आर्य समाज ने शुद्धि मूवमेंट चलाया था 1875 में। इसकी पहली यूनिट जो है सेटअप करी गई थी कहाँ पे? बॉम्बे में। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बॉम्बे में पहली यूनिट बनी थी एंड देन इसका जो है शिफ्ट हो गया था लाहौर में सब कुछ। गुरु घासीदास इसका सही आंसर होगा। इन्होंने छत्तीसगढ़ में इस मूवमेंट को चलाया था 1820s के टाइम पे, छत्तीसगढ़ में 1820। ये चमार आप जानते होंगे जो शेड्यूल कास्ट में आते हैं, तो दलित जो होते हैं, तो उनके वो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने चलाया था। और सतनाम का मतलब होता है ट्रू नेम। ये एक्चुअल में जो नेम है ये कालीदास जी द्वारा दिया गया था, सतनाम। तो 1820s में इन्होंने चलाया था छत्तीसगढ़ में, गुरु घासीदास। और गुरु घासीदास जी के नाम पे आपको पता है एक नेशनल पार्क भी है छत्तीसगढ़ में। राधाकांत देव ने चलाया था धर्म सभा। धर्म सभा चलाया था इन्होंने। धर्म सभा स्टार्ट किया था 1830 में। किसके अपोजिशन में स्टार्ट किया था? तो एक्चुअली आपको पता होगा कि एक ब्रह्मो सभा या फिर ब्रह्मो समाज की स्थापना हुई थी 1828 में, ठीक है। 18 अभी मैं इसलिए जल्दी जल्दी और इस ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में लिख रहा हूँ बिकॉज ये पहले चीज़ें हम कर चुके हैं, इसलिए हम रिवाइज करेंगे जल्दी जल्दी। 1828 में राजा राम मोहन रॉय, राजा का टाइटल अकबर सेकंड ने दिया था इन्होंने। संबत कामदी, मिरातुल अखबार, गिफ्ट मोनोथिज्म, परसेप्ट ऑफ जीसस लिखा था इन्होंने। और आत्मीय सभा बनाया था 1815 में, जो कि बाद में ब्रह्मो समाज बन गया था 1828 में। तो उसी के अपोज के लिए, उसी को अपोज करने के लिए इन्होंने धर्म सभा बनाया था राधाकांत देव ने। आत्माराम अगर पंडुरंग की बात करेंगे, दो पंडुरंग हैं, एक दादोबा पंडुरंग है, वो परमहंस मंडली बनाए थे। जो दादोबा हैं ये परमहंस मंडली बनाए थे 1840 में, ठीक है। परमहंस मंडली बनाए थे 1840 में। इन्होंने क्या बनाया था? आत्माराम पंडुरंग ने जल्दी से बताएंगे इन्होंने क्या बनाया था। ये भी दोनों लोगों ने महाराष्ट्र में ही बनाया था, जो भी बनाया था महाराष्ट्र में ही, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद जी तो आप जानते हैं, परमहंस सभा का गठन किया था इन्होंने। इनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनके नाम पे इन्होंने रामकृष्ण मूवमेंट चलाया था। किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने। और स्वामी विवेकानंद जी के रिगार्डिंग काफ़ी सारे फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि कर्मयोग इनकी बुक का नाम है, ठीक है। कर्मयोग है और ज्ञान योग है, इनकी किताबों के नाम है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो हुआ था वो 12 जनवरी को हुआ था, 12 जनवरी को हुआ था, जिस दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? इस दिन हम नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल यूथ डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो 12 अगस्त को होता है। स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे एक रॉक मेमोरियल है, वो तमिलनाडु में है। इन्होंने 1893 में शिकागो में स्पीच दी थी। इनकी जो मृत्यु हुई थी, डेथ हुई थी, वो 1904 में हुई थी। और क्या चीज़ है स्वामी विवेकानंद जी के रिगार्डिंग जो आपको पता होनी चाहिए? 1893 में तो इन्होंने शिकागो में स्पीच दी थी। जन्म मैंने बता दिया 12 जनवरी 1863 को हुआ था, और डेथ 4 जुलाई 1904 को, सॉरी 1902, नॉट 4, 1902 को हुई थी, 4 जुलाई 1902 को। और तो कुछ नहीं। बाकी आत्माराम पंडुरंग की अगर बात करेंगे तो उन्होंने प्रार्थना समाज का गठन किया था। कब किया था? 1867 में। प्रार्थना समाज का गठन किया था 1867 में, 1867 में केशव चंद्र सेन जी के साथ मिलकर किया था, और इसमें मदन मोहन मालवीय भी इनके साथ में थे, ठीक। आगे बढ़े। हु लेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1920-22? 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कमेंट में आपको बताना है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर मोतीलाल नेहरू? बहुत आसान है, महात्मा गांधी, ठीक है। और इन्होंने ही, महात्मा गांधी ने क्या किया था? खिलाफत आंदोलन के साथ इसको मर्ज कर दिया था, ठीक है। जो खिलाफत आंदोलन था उसको मर्ज कर दिया था नॉन कॉपरेशन के साथ। और गांधी जी ने ही 1922 में इसको वापस ले लिया था। जो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था उसके बाद। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? 4 February 1922 को हुआ था। चौरी चौरा जो एक गांव था गोरखपुर में, वहाँ पे पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था। तो गांधी जी ने वॉयलेंस को देखते हुए इसको वापस ले लिया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, ठीक है। और खिलाफत आंदोलन के बारे में तो चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। महात्मा गांधी जी की अगर बात करेंगे तो, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन का आप आंसर करिएगा, मैं आता हूँ।
चलिए तो व्हेन इज़ नेशनल पंचायती राज, तो पिछला वाला पहले कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू, तो 1929 का जो लाहौर का सेशन हुआ था उसको प्रिसाइड किया था इन्होंने ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कब मूव किया था? 13 दिसंबर 1946 को, जो अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जनवरी 1947 को। जवाहरलाल नेहरू ने ही नेशनल प्लानिंग कमेटी के पहले चेयरमैन थे, वो नेशनल प्लानिंग कमेटी जो 1938 में सुभाष चंद्र बोस बनाते हैं। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है एन ऑटोबायोग्राफी। इनकी किताब है लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, वो इनकी किताब है। और इनकी एक और किताब है जिसका नाम है डिस्कवरी करके, ज़रा बताएंगे उसका पूरा नाम क्या है? डिस्कवरी करके उसका पूरा नाम है। और सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करेंगे तो जैसे नेशनल प्लानिंग कमेटी तो मैं बता ही चुका हूँ। और क्या चीज़ें याद कर सकते हैं? एक तो याद कर सकते हैं कि इन्होंने क्या ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, ठीक है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था इन्होंने 1939 में। हरिपुरा और त्रिपुरी सेशन को लीड किया था। उसके बाद इन्होंने त्रिपुरी सेशन के बाद रिज़ाइन कर दिया था। त्रिपुरी सेशन में आपको पता है गांधी जी की तरफ से पट्टाभी सीतारामैया एक कैंडिडेट थे, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे, उनको हरा दिया था बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी की अगर बात करेंगे तो इन्होंने 23 की एज में इन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। और इन्होंने जो INA है, दैट इज़ इंडियन नेशनल आर्मी, दैट इज़ आज़ाद हिंद फौज, उसको लीड किया था और उसमें रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पे एक विमेन रेजिमेंट को बनाया था। मोतीलाल नेहरू की अगर बात करेंगे तो इन्होंने CR दास के जी के साथ मिलके स्वराज पार्टी का गठन किया था। 1922 के बाद स्वराज पार्टी 1923 को बनती है 1923 को, जिसको ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से भी जानते हैं। इसलिए बनती है क्योंकि 1922 में ये होता है कि काफ़ी एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। पॉलिटिकल वैक्यूम इसलिए क्रिएट हो जाता है बिकॉज कुछ लोग बोल रहे थे कि जो काउंसिल का बॉयकॉट चल रहा है उसको कंटिन्यू रखिए, कुछ लोग बोल रहे थे नहीं उसको डिसकंटिन्यू करिए। जो बोल रहे थे कंटिन्यू रखिए उनको बोला गया नो चेंजर, जो बोल रहे थे उसको हटाइए काउंसिल में एंट्री लीजिए उनको बोला गया प्रो चेंजर। तो ये लोग प्रो चेंजर थे, CR दास और मोतीलाल नेहरू। फिर अगर मैं आप बात करें मोतीलाल नेहरू के चेयरमैनशिप में ही साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसका जवाब देने के लिए एक नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट उसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे उन्होंने उसको लीड किया था। नेहरू रिपोर्ट के जवाब में या फिर उसको मतलब देखा देखी जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट दिए थे। कब? 1928 में। साइमन कमीशन आपको पता है ना 1927 में बनता है, 7 मेंबर्स होते हैं। इंडिया में आता है 1928 में। साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। लाला लाजपत राय जी की इसी टाइम पे डेथ होती है। तो उसी टाइम पे एक बर्किन हेड था जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, आपको पता है ना 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके थ्रू पोजीशन को क्रिएट किया गया था। तो उसी समय बर्किन हेड था, उसने चैलेंज किया था इंडियंस को कि अगर इतना ही वो तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो तो बना लो अपनी रिपोर्ट। तो फिर उसके रेस्पॉन्स से बनाई गई थी। और इनकी किताब जो मैंने पूछी थी वो क्या थी? ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड, शायद मैंने डिस्कवरी करके बोल दिया था ना कुछ, सॉरी आई थिंक ग्लिम्सेस की जगह मैंने डिस्कवरी बोल दिया था। तो ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी इनकी एक किताब का नाम है, किसका? जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है। अभी आते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हेन इज नेशनल पंचायती राज डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? तो भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हम कब मनाते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, 25 जनवरी, 24 अप्रैल, 2 अक्टूबर, 5 जून। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा बी? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को 1993 को इम्प्लीमेंट किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। इसको इम्प्लीमेंट किया गया था इसलिए। ये किससे एसोसिएटेड है? ये पंचायत से एसोसिएटेड है, पंचायती राज से एसोसिएटेड है। 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था राजस्थान के नागौर में। लेकिन थी दिक्कत ये कि तब तक ये मैंडेटरी नहीं होता था। मैंडेटरी इन दी सेंस कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर स्टेट को लागू करना है। तो राजस्थान ने अपना लागू कर दिया गांधी जी के जन्मदिवस के दिन। क्यों? क्योंकि गांधी जी पंचायत पे बिलीव करते थे, लोकल लेवल पे चीज़ों को करने में बिलीव करते थे। इसीलिए आप DPSP में देखिए, DPSP जो है हमारे, उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, गांधीयन, सोशलिस्ट एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो गांधीयन DPSP में को क्या देखने को मिलेगा? फॉर्मेशन ऑफ पंचायत। जरा बताइए किस आर्टिकल में है फॉर्मेशन ऑफ पंचायत? एनिमल हस्बेंड्री हो गया, प्रिवेंशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट, दलित्स का विकास करना, ये सब आपका गांधीयन DPSP में सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो 73rd अमेंडमेंट जिससे थ्रू हमने 11th शेड्यूल को भी जोड़ा था कॉन्स्टिट्यूशन में। और कौन से पार्ट को जोड़ा था? पार्ट नंबर 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 243 से लेके 243O को जोड़ा था। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 25 जनवरी को ही बना था हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब एक मल्टी मेंबर्ड बॉडी बना था? पहले तो यही बता दो बना कब था मल्टी मेंबर्ड। चलो हम बता देते हैं आपको, मल्टी मेंबर्ड कब बना था। तो मल्टी मेंबर्ड बना था
89 में, 1989 में। फॉलोइंग दी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1988 में, जिसने बोला था कि अब वोटिंग के लिए 21 नहीं 18 हो गए मिनिमम एज। तो काम बढ़ गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, तो एक ये मल्टी मेंबर्ड बॉडी बन गई। पहले सिंगल मेंबर्ड बॉडी थी, जैसे आज कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो सिंगल मेंबर्ड बॉडी है। लेकिन उसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी हुआ करती थी सिंगल मेंबर्ड बॉडी, लेकिन अब क्या बन चुकी है, अब ये बन चुकी है 3 मेंबर्ड बॉडी। ठीक है, 3 लोग हैं इसमें, और बनी कब थी, 1950, 25 जनवरी 1950 को बनी थी। क्लियर थी चीज़। कुछ और पूछ लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कौन से पार्ट और कौन से आर्टिकल में दिया हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, जल्दी से बताइए। तो कौन से पार्ट में हो जाएगा, तो पार्ट नंबर 15 और आर्टिकल नंबर 324 से लेके 329 के बीच में दिया हुआ है। 2 अक्टूबर को आप जानते हैं इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, क्योंकि 1869 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था। और 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं 5 जून को। ठीक है, पार्ट 9 में क्या है, पंचायत है। पार्ट 9A में क्या है, नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटी है। पार्ट 9B में क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि सहकारी समितियों के बारे में दिया हुआ है उसमें। क्लियर है। और कमेंट में बताना है कि जब 73rd अमेंडमेंट हुआ था, इस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था, प्राइम मिनिस्टर कौन था। और कुछ और भी चीज़ें बता दीजिए कि जो 11th शेड्यूल है, इसमें टोटल कितने 11th शेड्यूल में कितने फंक्शनल आइटम्स हैं। आर्टिकल 243D में क्या है, आर्टिकल 243E में क्या है, आर्टिकल 243 I में क्या है। ऐसे ही रैंडम में आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए, पता चल जाएगा आपको पता है कि नहीं पता है। तो 11th शेड्यूल में क्या है, 11वीं अनुसूची में कितने फंक्शनल आइटम्स हैं, 29 फंक्शनल आइटम्स हैं। और जो 12वीं अनुसूची है, जिसके बारे जो नगर पालिका यानी म्यूनिसिपैलिटी यानी कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में बताता है, उसमें 18 फंक्शनल आइटम्स हैं। डी से दलितों को क्या मिलना चाहिए, रिजर्वेशन। तो इसमें रिजर्वेशन दिया हुआ है कि रिजर्वेशन 1/3 मिलेगा किसको, विमेन को। ठीक है, विमेन को 1/3, और पॉपुलेशन के प्रपोर्शन मिलेगा जो दलित हैं उनको। ठीक है। ई की अगर बात करें तो ई का मतलब क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम बात करें तो 5 साल टर्म होता है। ठीक है, तो टर्म दिया है किसका, पंचायत का, कि जो पंचायत का टर्म होता है वो कितना होता है, 5 साल का होता है। और अगर अर्ली डिसोल्यूशन हो गया पंचायत अगर पहले ही डिसॉल्व हो गई 5 साल से पहले, तो वो सिर्फ रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए सर्व करती है। यानी कि अगर कोई पंचायत 4 साल में डिसॉल्व हो गई, तो जो नई पंचायत का गठन होगा वो सिर्फ 1 साल तक वो रहेगी बस। ठीक है। और आई से इनकम, और इनकम कौन देखता है, फाइनेंस कमीशन। तो इसमें स्टेट का फाइनेंस कमीशन दिया हुआ है। और फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया वो किस आर्टिकल में दिया हुआ है जरा बताना। और पहला फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन था। हाउ मेनी डिमांड्स डिड गांधी जी मेक इन हिज लेटर टू लॉर्ड इरविन, सम ऑफ विच वर एग्रीड टू एंड केम टू बी नोन एज गांधी इरविन पैक्ट। महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे पत्र में कितनी मांगे रखी, जिनमें उन्होंने कुछ पर सहमति बनाई और उसमें गांधी इरविन समझौता में वो जानी गई। 10, 13, 12 या फिर 11। सही है, 280 होगा। ठीक है, 280 होगा, बिल्कुल सही है। आर्टिकल नंबर 280 में फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में दिया हुआ है। इसमें 1 चेयरमैन और 4 अदर मेंबर होते हैं। अभी जो है सेटअप किया गया 16th फाइनेंस कमीशन, जिसके चेयरमैन कौन है, अरविंद पनगड़िया हैं। पहले वाले के कौन थे, केसी न्योगे थे। पिछले वाले के कौन थे, NK सिंह थे। और उससे पिछले वाले के कौन थे, 14th वाले के वो YV रेड्डी थे। तो ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, 280 आर्टिकल जो है उसमें फाइनेंस कमीशन के बारे में दिया हुआ है। और 281 में क्या दिया हुआ है, 281 में ड्यूटी दी गई हुई है किसकी, फाइनेंस कमीशन की। तो गांधी जी ने 11 डिमांड रखी थी, 11 मांगे रखी थी। और गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, 1931 में हुआ था, 1931 में हुआ था ये। ठीक है, गांधी जी और इरविन के बीच में जो पैक्ट हुआ था। तो गांधी जी ने अल्टीमेटम दिया था एक तरह से इरविन को कि भाई इरविन मान जाओ। ठीक है, नहीं सही नहीं होगा, इरविन मान नहीं रहा था। लेकिन जब इन्होंने CDM इन लोगों ने लॉन्च कर दिया, आपको पता है जो लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, 1929 में, जो मैंने अभी आपको बताया था लाहौर का अधिवेशन हुआ था। लाहौर के अधिवेशन में क्या चीज़ रखी गई थी कि एक तो हम लोग CDM लॉन्च करने वाले हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉन्च करेंगे। हम जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है गोलमेज सम्मेलन, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, पूर्ण स्वराज अब हमारा यानी कि कांग्रेस का गोल होगा। और आपको पता है कि रावी नदी के तट पर नेहरू जी ने झंडा फहराया और 26 जनवरी 1930 को डिक्लेयर किया गया हमारा पहला इंडिपेंडेंस डे। तो फाइनली CDM लॉन्च हो जाता है, फिर भी अल्टीमेटम देते हैं गांधी जी, इरविन नहीं मानता है। फिर CDM लॉन्च होता है, आपको पता है दांडी मार्च के थ्रू, हमें पता है दांडी मार्च 12 मार्च से स्टार्ट होता है, 6 अप्रैल तक चलता है। साबरमती से दांडी कहाँ पड़ता है, नवसारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ
गुजरात में पड़ता है, तो वहाँ से वहाँ तक आपका 78 डेलीगेट्स के साथ गांधी जी मार्च निकालते हैं। और जब ये सब करते हैं तो इरविन जो है झुक जाता है। क्यों झुक जाता है? क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट कर दिया था कांग्रेस ने 1930 ईयर एंड में जो हुई थी। तो इसलिए कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी उस समय, तो उसको बुलाने के लिए इरविन ने क्या किया, गांधी जी के साथ पैक्ट में उतारू हो गया। तो इरविन ने गांधी जी के कुछ डिमांड मानी, जैसे कि उन लोगों को रिलीज़ किया जाएगा जिन पे वॉयलेंस के चार्जेस नहीं हैं, ठीक है, लोगों की ज़मीनें लौटाई जाएंगी, लोगों को अलाउ किया जाएगा कि वो नमक बना सकते हैं अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए। इरविन के बिहाफ में गांधी जी भी कुछ एग्री किए कि ठीक है, हम अगले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे और सीडीएम को टेम्प्रेरी तौर से सस्पेंड कर देंगे, ठीक है। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया एंड इट वाज द ओनली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें कि गांधी जी ने या फिर कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया। इरविन ने काफ़ी डिमांड नहीं भी मानी गांधी जी की, जैसे कि ये बोला जाता है कि गांधी जी ने बोला था फांसी टालने के लिए जो हमारे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी थे, लेकिन इरविन नहीं माना उस डिमांड पे। कमेंट में बताना है कि भगत सिंह ने 1926 में किस पार्टी का गठन किया था और चंद्रशेखर आज़ाद ने किस पार्टी का गठन किया था 1928 में। अगला है क्वेश्चन करने से पहले रोटेट योर नेक। एक्चुअल में ये मैंने अपने लिए लगा रखा है बिकॉज कई बार अब एक्चुअली होता क्या है ना कि हालत ये हो गई धीरे धीरे कि बिना वॉलिनी वगैरह ये सब लगाए हुए मैं क्लास नहीं ले पाता हूँ, ठीक है, क्योंकि नेक में बहुत एक्सट्रीम पेन है, तो उसकी वजह से, ठीक है, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, मैं सोचता तो मैं नेक को रोटेट करूँगा लेकिन मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। तो मेरे बहाने आप लोग भी नेक को रोटेट कर लीजिए और एक डीप ब्रीथ ले लीजिए, ठीक है। हो सकता है आपकी नेक ना दर्द करती हो लेकिन आगे धीरे 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 क्या है ना, ये आपका क्रॉनिक बनने लगता है। तो इसलिए क्योंकि हम अपना टाइम काफ़ी स्पेंड करते हैं मोबाइल लैपटॉप में और हम अपने पॉस्चर का ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से नेक पेन, अपर बैक पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप नेक रोटेट कर सकते हैं सभी लोग थोड़ा सा, ठीक है। तो पंजाब नौजवान भारत सभा बनाई थी भगत सिंह ने 1926 में, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में बनाया था किसने, चंद्रशेखर आज़ाद ने। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये लोग भी इन्वॉल्व थे। कहाँ बनाया था, फिरोज शाह कोटला में। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 से बना था कानपुर में। सचिन सान्याल और राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह, इन लोगों ने बनाया था इसको, ठीक है। चलिए, और आंखों को थोड़ा सा ब्लिंक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन में। अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड एज, गर्दन घुमाओ करके मेरा गला का हड्डी टूट जाएगा। योगा से होगा, जिम किया करो सर। भाई जिम से और दर्द होता है ट्राई किया था, और बैक पेन भी क्योंकि बहुत होता है ना, अपर बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें और बढ़ गया था वो। चलिए, अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड एज। तो देखिए, एक एटम जो होता है ना वो अपनी ग्राउंड स्टेट पे होता है जब तक कि उसने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ नहीं किया है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसको हम बोलते हैं एन आयन, ऋण आयन, ऋण ले रहा है, लोन ले रहा है। इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उसको कैट आयन बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। ये प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है मेटल्स में, धातुओं में। ये प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है नॉन मेटल्स यानी कि अधातुओं में। अब कोई इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ क्यों करता है, स्टेबिलिटी ऑब्टेन करने के लिए, स्टेबल बनने के लिए। स्टेबिलिटी किसी को कब मिलती है, जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ऑक्टेट कब होता है, ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल होने चाहिए। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ऑक्टेट में। तो उसको कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए जो हमारे मेटल होते हैं इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ या वो गेन करते हैं अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए टू गेन दी स्टेबिलिटी, उसको बोल देते हैं उनकी वैलेंसी, उनकी संयोजकता। हिंदी में संयोजकता बोलते हैं। तो वैलेंसी की डेफिनेशन होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। क्या डेफिनेशन होती है, ठीक, ये होती है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, जल्दी से आंसर देना, ठीक है। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, ठीक है। जो हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल, इनकी वैलेंसी कितनी होती है। जो हमारी इनर्ट गैसेज होती हैं, इनर्ट गैसेज का मतलब हो गया जो हमारी नोबल गैसेज हैं 18th ग्रुप की या फिर 0th ग्रुप की जो गैसेज है जिनको हम
नोबल गैसेस के नाम से भी जानते हैं। तो इनकी वैलेंसी कितनी होती है? कुछ मेटल के नाम बताइए, कुछ ऐसे एलिमेंट के नाम बताइएगा जिनमें हमें वेरिएबल वैलेंसी देखने को मिलती है। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब होता है एक से ज़्यादा वैलेंसी। तो सोडियम की एक होती है, क्लोरीन की एक होती है। कैसे? सोडियम में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स। 11 इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 1। तो 8 अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो 8 हो जाएंगे इसकी आखिरी वाली शेल में। पहली वाली शेल को क्या बोलते हैं? के, दूसरे को एल, तीसरे को एम, के एल एम एन। और किसी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये कौन सा लॉ बताता है? ये 2n² जो लॉ है ये हमें बताता है कि उस शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो अब ऐसा नहीं, आप ये देखो, और क्लोरीन का पहले एग्जांपल लेते हैं। तो 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, तो 2, 8, 7। तो भाई आप बोल दोगे ये भी 7 लूज़ कर देगा तो इसकी तो 7 वैलेंसी होनी चाहिए। नहीं, 7 लूज़ करना काफ़ी मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना। यहाँ पे एक को लूज़ करना आसान है एज़ कम्पेयर टू 7 को गेन करना। तो जो आसान काम पड़ता है वो ये एलिमेंट चूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, डजेंट मैटर कि लूज़ कर रहा है गेन कर रहा है, कितना कर रहा है, उस बेसिस पे वैलेंसी डिसाइड होती है। एक कर रहा है ना। एल्कलाइन अर्थ मेटल में मतलब सेकंड ग्रुप के मेटल्स की बात हो रही है। सेकंड ग्रुप के मेटल की मतलब बेटा मांगे कार, स्कूटर बॉब रोए। इसी तरह से तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, इन सब की वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इसके में भी, 2 इसके में भी, 2 इसके में, 2 इसके में भी, सब के में वैलेंस शेल 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे क्योंकि 6 गेन करने से अच्छा है 2 को लूज़ कर देंगे। तो इनकी सब की वैलेंसी हो जाएगी 2। इनर्ट गैसेज जो होती हैं 18th ग्रुप में कौन आती हैं? हेमा, नेहा और करीना जीती रहना। हेमा, नेहा और करीना जीती रहना, यही तो होती हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। सबके वैलेंस शेल में एक्सेप्ट हीलियम, सबके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन पहले से ही हैं तो भैया वैलेंसी 0 होगी, क्योंकि ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत है ना तो लूज करने की। सर इसके में तो 2 है ना, 2 हैं, लेकिन वो किस शेल में है? के में। तो के शेल की ऑक्टेट जो है स्टेबिलिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स में ही कंप्लीट हो जाती है, इसलिए हीलियम को भी कोई लूज और गेन करने की जरूरत नहीं, इसलिए उसकी भी वैलेंसी 0 होगी। और हीलियम में मैंने नाम बताया होगा, नॉर्मन लॉकियर और पीर जैनसन ने डिस्कवर किया था। बाकी सब में एक कॉमन क्या नेम मैंने बताया था? कॉमन नेम जो सब में देखने को मिलता है। वेरिएबल वैलेंसी की जब हम बात करते हैं तो किसकी होती है? जैसे कि हमारा आयरन हो गया, इसकी वेरिएबल वैलेंसी होती है। कॉपर की होती है, मरकरी की होती है वेरिएबल वैलेंसी। मरकरी इज दी ओनली लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर, तो इनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है। ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है? हैलोजन से बिलोंग करता है। इसके 2 आइसोटोप होते हैं, 17Cl35 और 17Cl37। ये किस रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं? 3:1 के रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं। सोडियम काफ़ी सॉफ्ट होता है, इतना रिएक्टिव होता है केरोसिन के तेल में डुबो के रखना पड़ता है सोडियम और पोटेशियम को, क्योंकि बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं ये। और सोडियम नाइट्रियम वर्ड से आया है, पोटेशियम कैलियम वर्ड से आया है। इन सब में कॉमन नेम जो मैंने आपको बताया था वो नाम था विलियम रैमसे। ठीक है। नियॉन को कहाँ यूज़ करते हैं? नियॉन जो लाइटनिंग में यूज़ करते हैं, बल्ब वगैरह में। ऑर्गन को कहाँ यूज़ करते हैं? बल्ब के अंदर यूज़ करते हैं, लाइटनिंग के लिए नहीं, बल्कि इनर्ट होता है इसलिए। और ऑर्गन हमारे एटमॉस्फेयर में 0.9% होता है। प्लस ऑर्गन को डबल पेन जो विंडो ग्लासेस होते हैं वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या आप वैलेंसी का कॉन्सेप्ट समझे? अगर समझे तो जल्दी से एक और बता दो, और वो है ऑक्सीजन का कितना होगा वैलेंसी? ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होगा? जल्दी से बताइए। वैलेंस करके कोई टर्म नहीं होता, वैलेंस शेल होता है श्रीधर मांझी। वैलेंस शेल का मतलब होता है जो आखिरी शेल होती है। जैसे 2,8,1 वहाँ लिखा था मैंने सोडियम का, तो 2 पहली के शेल में आएंगे, के शेल 2 इलेक्ट्रॉन, फिर एल शेल आती है तो 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसमें। ठीक है। देन एम शेल आती है, एम शेल, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो KLMNO इस तरह से शेल्स हमारी चलती रहती हैं। कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 2n² लॉ से पता चलता है, इसको बोर बरी मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करके क्या बना देगा? Na+ बना देगा। इसको सोडियम आयन बोलेंगे, कटायन है ये, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ बात करेंगे तो क्लोरीन क्या है? क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो क्लोरीन का एनायन बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करना पड़ेगा, नॉन मेटल है ना इसलिए। ये 16th ग्रुप से बिलोंग करता है, जिसको कि हम चैल्कोजन के नाम से जानते हैं। चैल्कोजन फैमिली से बिलोंग करता है ये। तो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है किसने दिया था? 3 स्टेज। तो होमी जहांगीर भाभा, जिनको कि फादर बोला जाता है इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम का,
इंडिया ने 2 न्यूक्लियर टेस्ट अभी तक किए हैं, जरा बताइए कौन कौन से किए हैं, बिकॉज मैं बता चुका हूँ आपको। ये पहले चेयरमैन भी थे, क्या आपको पता है? ही वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन, जो बैठा था कब? ये इस्टेब्लिश हुआ था 1948 1948 में, और फर्स्ट चेयरमैन थे, ठीक है। और होमी जहाँ फादर तो मैंने बता ही दिया, फादर ऑफ इनको बोलते हैं इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो इंडिया ने न्यूक्लियर प्रोग्राम 2 किए हैं, जिनको पोखरण 1 और पोखरण 2 के नाम से जानते हैं। पोखरण 1 किया 1974 में, इसको ऑपरेशन किस नाम से जानते हैं? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। और पोखरण 2 जो 1998 1998 में हुआ था, मई के महीने में, ये हुआ था आपका, इसको बोलते हैं ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। और शक्ति बैंड था अभी हमारा जाकिर हुसैन जी और इन सभी हमारे इंडियन म्यूजिशियंस का, जिनको कि ग्रैमी मिला था इनकी एल्बम द मोमेंट के लिए, सॉरी दिस मोमेंट के लिए इन्होंने एल्बम बनाई थी शक्ति बैंड ने, जिसमें शंकर महादेवन थे, जाकिर हुसैन जो हमारे तबला वादक हैं, जिनको कि 2023 में पद्म विभूषण भी मिला था। इनके फादर का नाम है अल्लाह राखा, वो भी तबला वादक थे, जो किस घराने से बिलोंग करते हैं? पंजाब घराने से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो उनको मिला था ग्रैमी, और सबसे ज़्यादा ग्रैमी रिसीव करने वाले भी बन गए जाकिर हुसैन। पंडित रविशंकर को 5 बार मिला है और जाकिर हुसैन जी ने भी 5 बार रिसीव कर लिया है। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान रखना। कस्तूरी रंजन जी की एक चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई थी कि वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट को कैसे कंजर्व किया जाए। एक कस्तूरी रंजन कमेटी बनी थी और गडगिल कमेटी बनी थी, ठीक है। तो होमी जहांगीर बाबा ने 3 स्टेज, अभी 3 स्टेज क्या था? पहले स्टेज में ये था कि भाई जो हैवी वाटर रिएक्टर है उसको प्रेशराइज़ किया जाएगा। हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है और हैवी वाटर का यूज़ क्या होता है एक न्यूक्लियर रिएक्टर में? पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था इंडिया का? दूसरा होता है कि इसमें जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की खासियत क्या होती है? जितना फ्यूल कंज्यूम करता है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर देता है। जैसे अभी इंडिया का जो कलपक्कम है तमिलनाडु में, उसमें फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इंस्टॉल किया गया। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये यूज़ करते हैं प्लूटोनियम को एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं इसमें। और तीसरा स्टेज था जहाँ पर एडवांस न्यूक्लियर पावर सिस्टम को यूज़ किया जाएगा, जो थोरियम को यूज़ करेंगे, एडवांस्ड न्यूक्लियर। तो अभी हम लोग सेकंड स्टेज में करेंटली हैं, थर्ड स्टेज में हम एंटर करेंगे इसके बाद, न्यूक्लियर पावर सिस्टम दैट यूज़ थोरियम। अब है क्या ना, इंडिया में यूरेनियम बहुत कम है, यूरेनियम इंडिया में उतना ज़्यादा नहीं है। यूरेनियम की ज़रा माइंस बताओ कौन सी है, जो मैंने आपको पढ़ाई थी, जे से नाम उसका शुरू होता है, झारखंड में है। थोरियम इंडिया में बहुत है, थोरियम इंडिया में बहुत है। क्या आपने कभी मोनाजाइट सैंड का नाम सुना है? मोनाजाइट सैंड ये देखने को मिलती है केरल और तमिलनाडु के कोस्ट में। इसमें थोरियम भर के, लेकिन थोरियम से न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करना पॉसिबल है, लेकिन बहुत उतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। तो इसलिए हम यूरेनियम को इंपोर्ट करते हैं। यूरेनियम हमें जैसे कि जादूगुड़ा माइन है झारखंड में, तो वहाँ देखने को मिलता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है इंडिया में अगर बात करें। और यूरेनियम की सबसे बड़ी माइन मैंने आपको बताई थी, आई थिंक पिछले लेक्चर में, उसका नाम ज़रा बताएंगे कमेंट में, कौन सी थी वो सबसे बड़ी माइन? ठीक है, यस, रंजीत पाल ने पहले लिख दी है, तुमलापल्ले, जो आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ले जो मैंने माइन बताई थी, वो इंडिया की सबसे बड़ी यूरेनियम माइन है। तो खैर थोरियम से जो है उतना इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन हाँ ये है कि कैसे इंडिया उसको कर सकता है, उस पर रिसर्च चलता रहता है। और अगर ये पॉसिबल हो पाया तो थोरियम इंडिया में बहुत मात्रा में है, ठीक है। वन ऑफ द हाईएस्ट रिजर्व्स है इंडिया में, तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल दैट वर प्रेजेंट ओरिजिनली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज। तो भारतीय संविधान के कार्यान्वयन के समय मूल रूप से इसमें मौजूद कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो ये थी जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया था मतलब 26 नवंबर 1949, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी संविधान दिवस बोलते हैं। 395 आर्टिकल्स थे। अभी तो करेंटली 468 के समथिंग आपको आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, वो बढ़ते रहते हैं। 22 पार्ट्स थे, 22 भाग थे। अभी कितने हैं ज़रा बताएंगे? और 8 शेड्यूल यानी कि 8 अनुसूचियाँ थी। अभी कितने हैं? तो 25 पार्ट्स हैं, 25 भाग हैं। उसमें से 4 ऐड हुए हैं, 1 रिपील हुआ है, 7th पार्ट रिपील हुआ है 7th अमेंडमेंट ऑफ 1956 से। 8 अनुसूचियों की जगह 8 शेड्यूल्स की जगह अभी करेंटली 12 शेड्यूल्स हैं, 12 अनुसूचियाँ। इज दैट क्लियर? ठीक है, 395 आर्टिकल्स हैं आपके, और पार्ट वगैरह तो मैंने आपको बता ही दिया है। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्ट कब किया गया था बता दिया। कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स कब हुआ था? 26 जनवरी 19
50 को लागू हुआ था बिकॉज 26 जनवरी 1930 को हमने पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था, इसलिए पूर्ण स्वराज। 26 नवंबर 1949 को जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, उस समय हमने कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस को एनफोर्स कर दिया था, लागू कर दिया था। इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, सिटीजनशिप, इन सारे प्रोविजंस को तुरंत एनफोर्स कर दिया गया था। और जो बाकी थे यानी मेजर पार्ट चंक जो था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स किया गया था, लागू किया गया था। एग्जैक्टली। एक क्वेश्चन बता दीजिए एंड दैट इज़ कि जो 10th शेड्यूल है इसको हमने किस अमेंडमेंट से ऐड किया था 10वें अनुसूची को। अगला क्वेश्चन है दैट इज 14th, हु कॉइन द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द किसने गढ़ा? जॉन बर्जर जो भी है प्रोनाउंस करते हो, चार्ल्स बेचमैन, जॉन मैकार्थी, डेविड ब्रैडली। सही आंसर होगा जॉन मैकार्थी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। और 10th शेड्यूल को जो है 52nd अमेंडमेंट ऑफ 1985 से इसको ऐड किया गया। तो इसमें क्या है, इसमें आपका एंटी डिफेक्शन लॉ है। 9th शेड्यूल को किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया? फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ 1951। 11th और 12th तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया है, 1993 में इनको ऐड किया गया था 73rd और 74th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, बाकी यार करवाने के तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बता सकता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन को जब अडॉप्ट किया गया था तो उसी समय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने मई 1949 में कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को रेटिफाई किया था। 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था। फ्लैग को डिज़ाइन पिंगली वेंकैया ने किया था। उसमें लेंथ और हाइट का रेशियो होता है 3:2 का। और अगर हम बात करें सबसे पहला फ्लैग, नेशनल फ्लैग को फॉरेन सॉइल में किसने होस्ट किया था? मैडम बीका जी कामा ने स्टटगार्ट जर्मनी में किया था। उसको वापस उस झंडे को कौन इंडिया में लेके आया था? इंदुलाल याग्निक लेके आए थे। हमने कब अडॉप्ट किया था नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को? तो वे अडॉप्ट किया था 24 जनवरी 1950 को। वेयर इज़ दी पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? तो पाखल जो वाइल्ड लाइफ वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में तो है, लेकिन कहाँ पे है? सर 1 शॉट फॉर रेलवे प्लीज़, नेक्स्ट मंथ एग्जाम शुरू। यस नेटवर्क मैं भी सोच रहा हूँ। ठीक है, तो पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? ये वारंगल में, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वाली ध्यान देखिएगा। ये तो आपकी पाखल हो गई जो वारंगल में है तेलंगाना में। पंचमढ़ी ध्यान रखना, ये आपकी है। नौरा फतेही नहीं, नौरा देही है। ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। मेल घाट भी आपका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है। कच्छ हो गया वाइल्ड एस, कहाँ पे है ये? गुजरात में। और सरिस्का ध्यान रखिएगा, सरिस्का टाइगर रिजर्व भी है। ताल छप्पर ये राजस्थान में है। और हरिके ये तो लेक है, आपको पता है, पंजाब में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कौन सा? राजा जी ध्यान रखिएगा, वाल्मीकि बिहार में है। और मानस तो सबको पता ही असम में है। और काजीरंगा नेशनल पार्क है जो 1 हॉर्न राइनोसोरस के लिए फेमस है। रोडोडेंड्रॉन क्या होता है? रोडोडेंड्रॉन जो होता है ये हमें देखने को मिलता है मोस्टली जो हिमालयाज होते हैं वहाँ पे एक रोडोडेंड्रॉन, एक पेड़ होता है, वो देखने को मिलता है रोडोडेंड्रॉन। ठीक है, ऊपर हायर रीचेस में देखने को मिलता है ये। दहिंग पटकाई ध्यान रखिएगा, असम में है दहिंग पटकाई। दिबांग अरुणाचल में है। और सुंदरबन तो सबको पता ही है, वेस्ट बंगाल में है। चिलिका उड़ीसा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द जूलॉजिकल नेम ऑफ कॉमन हाउस फ्लाइज, सामान्य जो घरेलू मक्खी होती है उसका प्रशास्त्रीय नाम क्या है? साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसका नाम भाई होमोसेपियंस, तो जो मॉडर्न ह्यूमन है उसका नाम है मुस्का डोमेस्टिका। ठीक है, जो हाउस फ्लाई। और हाउस फ्लाई जरा बताएंगे किस फाइलम से बिलोंग करती है, किस पर्टिकुलर फाइलम में आती है हाउस फ्लाई? विच द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ पॉरीफेरा? तो जो पॉरीफेरा फाइलम होता है उससे कौन बिलोंग नहीं करता है? स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टेला, साइकन या फिर हाइड्रा? तो स्पॉन्जिला तो बिल्कुल ये करता है। यूप्लेक्टेला को तो हम ग्लास स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं। ठीक है, ग्लास स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं। साइकन भी होता है, हाइड्रा नहीं होता है। हाइड्रा हो गया, कोरल्स हो गए, ठीक है, ये सब बिलोंग करते हैं निडेरिया फाइलम से। ठीक है, अच्छा बताओ कॉम्ब जेली से कौन किस फाइलम से बिलोंग करते हैं? कॉम्ब जेली से। तो ये जो मैंने पहले जो पूछा था हाउस फ्लाई, ये बिलोंग करता है ऑर्थ्रोपोडा संघ से, ऑर्थ्रोपोडा फाइलम से। ऑर्थ्रोपोडा की खासियत ये होती है इसमें जॉइंटेड लेग्स यानी कि जोड़े हुए पैर होते हैं, या फिर जॉइंटेड अपेंडेजेस, वही अपेंडेजेस ही लेग्स होते हैं। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सबसे बड़ा फाइलम होता है। इसमें इंसेक्टा का सबसे बड़ा क्लास होता है। इसमें बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सीलोमेट होते हैं। सीलोम देखने को मिलता है। ठीक है, और
कोरल जो है इसी से बिलोंग करते हैं। कोरल जो है एंथोजोआ करके इसमें क्लास होती है या फिर सब फाइलम होता है, उससे बिलोंग करते हैं। पोरीफेरा पोर्स देखने को मिलते हैं, पोर्स छेद छेद देखने को मिलते हैं और छेद मिल मिल के स्पॉन्जेस बन जाते हैं। तो स्पॉन्जिला इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। यूप्लेक्टिला जैसे बताया ग्लास स्पॉन्ज होता है। इसमें स्पेशल टाइप की सेल देखने को मिलती हैं, कॉलर सेल, जो क्या करती हैं, कॉलर सेल हेल्प करती हैं वाटर कैनाल सिस्टम को डेवलप करने के लिए। जो हमारे निडेरिया होते हैं, निडेरिया में स्टिंगिंग सेल होती हैं, स्टिंगिंग सेल, ठीक है। फ्लेम सेल किस में देखने को मिलती है ज़रा बताना, फ्लेम सेल किस में देखने को मिलती है? किसकी जो बॉडी होती है फ्लैट होती है, चपटी होती है, किसकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, किसकी बॉडी आपकी स्पाइनी होती है, किसकी बॉडी या फिर स्किन जो होती है वो स्पाइनी नेचर की होती है। तो अगर फ्लेम सेल की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो फ्लेम सेल होता है आपका प्लैटी हेलमिंथिस में, ठीक है, प्लैटी हेलमिंथिस। प्लैटी मतलब लेटी हुई बॉडी यानी कि फ्लैट बॉडी है, ठीक है। तो जो फ्लेम सेल्स होती हैं ये एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह बिहेव करती हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह बिहेव करती हैं। जैसे हमारे बॉडी में किडनी होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। स्किन भी इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में, लेकिन मेन क्या है, किडनी है। तो किडनी की तरह बिहेव करती हैं प्लैटी हेलमिंथिस में फ्लेम से। प्लैटी हेलमिंथिस के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो प्लेनेरिया इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसकी फ्लैट बॉडी होती है। लिवर फ्लूक है, जो प्लेनेरिया होता है फ्री लिविंग होता है, जो लिवर फ्लूक होता है ये आपका पैरासिटिक नेचर का होता है। फ्लैट बॉडी तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, फ्लैट बॉडी इनकी होती है। सिलेंड्रिकल होती है एस्चेलमेंथिस। एस्चेलमेंथिस को ही हम किस नाम से जानते हैं? एस्चेलमेंथिस को ही हम जानते हैं निमैटोडा, ठीक है, निमैटोडा। सिलेंड्रिकल बॉडी होती है इनकी और इनको हम सीउडोसिलोमेट्स के नाम से जानते हैं, सीउडोसिलोमेट्स के नाम से जानते हैं। स्पाइनी स्किन्ड होते हैं आपके एचिनोडर्मेटा, ठीक है, एचिनोडर्मेटा होते हैं स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टारफिश। स्टारफिश हमारा एक एचिनोडर्मेटा फाइलम से बिलोंग करता है। निमाटोडा फाइलम से अगर बात करेंगे तो इससे राउंड वर्म हो गया, पिन वर्म हो गया, ठीक है, फाइलेरिया जो कॉजिंग वर्म हो गए, वो सब आपके बिलोंग करते हैं निमाटोडा या फिर एस्चेलमेंथिस से, जिनको हम सीउडोसिलोमेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 18th। विच ऑफ द फॉलोइंग टू कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम फॉर्म्स द एक्सट्रीमिटीज? इनमें से स्पेक्ट्रम के दो रंगों में से कौन सा रंग चरम सीमा बनाता है? ठीक है, निमाटोडा सही है, एचिनो से कोकम्बर बिल्कुल, सी ककम्बर, एचिनो से सी ककम्बर भी होता है, भूमिका बिल्कुल सही है। ऑक्टोपस जो होता है वो मोलस्का से बिलोंग करता है पूर्णिमा जी। ऑक्टोपस होता है वो मोलस्का से बिलोंग करता है, जो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। ऑक्टोपस हो गया, स्नेल हो गया, ये सब उससे मोलस्का से बिलोंग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टू कलर्स, तो ये आपने डिस्पर्जन पता होगा। डिस्पर्जन की डिस्कवरी किसने करी थी सबसे पहले? तो साल 1666 में करी थी न्यूटन ने, जहाँ पे उन्होंने एक ग्लास प्रिज्म को लिया था और इस तरह से एक वाइट लाइट को इन्होंने डाला था। जब वाइट लाइट को इन्होंने डाला तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि वाइट लाइट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 5 डिफरेंट कलर, सॉरी 7 डिफरेंट कलर, 7 रंगों से मिलकर बनी है वाइट लाइट। ये कौन से 7 रंग हैं? तो ये 7 रंग हैं विबग्योर, ठीक है, ये 7 रंग हैं विबग्योर। वॉयलेट से शुरू होकर रेड पे ख़त्म होते हैं। रेड की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, दैट मीन्स कि ये सबसे कम इसमें क्या होता है, स्कैटरिंग होती है, प्रकीर्णन होता है, तभी जो सिग्नल्स होते हैं डेंजर वगैरह के सिग्नल्स वो रेड कलर के बनाए जाते हैं। वॉयलेंट का क्योंकि वेवलेंथ सबसे कम होगा इसलिए इसका जो प्रकीर्णन होगा, जो स्कैटरिंग होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। एंड डू यू नो दैट कि जो हमारा स्काई है वो जो ब्लू अपीयर होता है वो स्कैटरिंग की फिनोमिना की वजह से ही होता है, ठीक। तो यहाँ पे 2 एक्सट्रीमिटीज़ क्या हैं? वॉयलेट एंड रेड, ऑप्शन नंबर सी। डिस्पर्जन को विभेदन हम बोलते हैं। हमारा जो रेनबो बनता है, जो इंद्रधनुष बनता है, वो भी इसी वजह से ही ऐसे ही बनता है। जब रेनबो बनता है तो उसमें ध्यान रखना कि पहले तो एक रिफ्रैक्शन होता है, देन एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है TIR, देन एक अगेन रिफ्रैक्शन होता है। तो इस तरह से 2 रिफ्रैक्शन और एक TIR यहाँ पे देखने को मिलता है इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो। और जो रेनबो होता है हमेशा जहाँ सन होता है उसके ऑपोजिट साइड में बनता है। और बाकी फिनोमिना मैं आपको बता देता हूँ, अभी तो कोई हम लोगों ने किया नहीं है, लिखना ही रहा हूँ मैं, कि जो सूरज होता है 2 मिनट पहले, सूर्य उदय होने से पहले, और 2 मिनट लेट तक, सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद तक भी हमें दिखता रहता है, यानी कि सनराइज से 2 मिनट पहले और सनसेट के 2 मिनट बाद तक दिखता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कैसे होता है? वो लाल क्यों अपीयर होता है सनराइज और सनसेट के टाइम पे? वो होता है किसकी वजह से? वो भी स्कैटरिंग की वजह से होता है, प्रकीर्णन की वजह से होता है वो, ठीक है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से टिमटिमाते हैं,
स्टार्स ट्विंकल ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? एंड्रॉयड है, iOS है, लाइनक्स है, फिर MS वर्ड है। तो ये तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो जाएंगे, ठीक है। MS वर्ड इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS वर्ड ले लो, एक्सेल ले लो, ठीक है, गूगल क्रोम ले लो, ये सब क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? GV मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर, बलराम महाजन, सुमित्रा महाजन या फिर S राधाकृष्णन। तो वी ऑल नो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 64 एंड आर्टिकल नंबर 89 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि जो देश का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो पहले राष्ट्रपति कौन थे? वही पहले चेयरमैन बन जाएंगे राज्यसभा के, S राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 2 बार लगातार ये चेयरमैन रहे थे राज्यसभा के, क्योंकि 2 बार तक लगातार वाइस प्रेसिडेंट रहे। जिस तरह हमारे पहले राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट थे वो लगातार 2 बार तक लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रहे। गणेश वासुदेव मावलंकर की अगर बात करेंगे तो पहले लोकसभा के स्पीकर थे, और जब संविधान सभा हमारी कानून बनाने के लिए बैठती थी, एज अ लॉ मेकिंग बॉडी बैठती थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो उसको प्रिसाइड करने का काम GV मावलंकर जी करते थे। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने, ठीक है, लॉ बनाने के लिए बैठती थी तो GV मावलंकर, और जब जब संविधान बनाने के लिए बैठती थी तो उसके हेड कौन होते थे? राजेंद्र प्रसाद होते थे, ठीक है। अच्छा, पहली विमेन चेयरमैन का नाम बता सकते हैं राज्यसभा का? फर्स्ट विमेन टू प्रिसाइड दी राज्यसभा की अगर बात करें तो किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल नंबर 80 में है। इसमें आर्टिकल नंबर 80 में दिया हुआ एलोकेशन ऑफ सीट जो है वो किस हिसाब से होगा? एलोकेशन ऑफ सीट इसमें एज प्रिस्क्राइब्ड इन दी जो 4th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके हिसाब से होगा। राज्यसभा में इलेक्शन कैसे होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी मत की प्रणाली से होता है। और इसको हम इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव के नाम से जानते हैं। मैक्सिमम 250 सीट इसमें हो सकती हैं, जिसमें कि 238 इलेक्टेड यानी निर्वाचित और 12 नामित यानी कि नॉमिनेटेड होती हैं। ये 12 नॉमिनेटेड होती हैं किस फील्ड से? ये होती हैं लिसैस से। लिसैस का मतलब लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस से। फिर मैंने पूछा था कि पहली विमेन कौन थी जिन्होंने राज्यसभा को प्रिसाइड किया, तो एक्चुअल में पहली बात तो ये तुम ध्यान रखना कि आज तक कोई भी विमेन वाइस प्रेसिडेंट नहीं रही है इंडिया की। मीरा कुमार आंसर नहीं है, जयकांत वर्मा। मीरा कुमार वॉज द फर्स्ट विमेन टू प्रिसाइड दी सेशन ऑफ दीपा दास। सब ने मीरा कुमार लिख रखा है, वाह। PUBG वाला, पूर्णिमा, सब ने मीरा कुमार, बहुत सी। प्राजक्ता, सब ने मीरा कुमार लिखा, सबका गलत है भाई। सुमित्रा महाजन भी गलत आंसर है। फर्स्ट women to preside the chairman of to preside the house of राज्यसभा, it is वॉयलेट अलवा, ठीक है, वॉयलेट अलवा। पहली बात तो आज तक कोई देश का उपराष्ट्रपति कोई महिला नहीं बनी है। 2 राष्ट्रपति महिला बन चुकी हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति आज तक कोई महिला नहीं बनी। तो फिर वॉयलेट अलवा ने कैसे प्रिसाइड कर लिया? क्योंकि ये डिप्टी चेयरमैन थी राज्यसभा की। तो जब चेयरमैन नहीं थे, तो जब चेयरमैन नहीं होता है तो डिप्टी चेयरमैन बन जाता है। तो इस तरह से इन्होंने फर्स्ट वुमेन चेयरमैन बनी थी राज्यसभा की। और जो आप बात कर रहे हैं मीरा कुमारी की, तो वो पहली विमेन वाइस चेयरपर्सन विमेन स्पीकर बनी लोकसभा की, ठीक है। 21 इंडिया की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ पर लोकेटेड है? भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? थाने, वाराणसी, वडोदरा या फिर राउरकेला? चलो, तो अगर बात करें तो आंसर क्या होगा? वडोदरा गुजरात। पोपट हो गया, कोई नहीं, ठीक है, वडोदरा गुजरात। तो ये 2018 में ही रेलवे यूनिवर्सिटी को इनॉग्रेट किया गया था अश्विनी वैष्णव जी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। पहली रेल हमारी सर्विस कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? 1853 में बॉम्बे से थाने के बीच में स्टार्ट हुई थी। 34 किलोमीटर 34 किलोमीटर की वो डिस्टेंस थी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ महारत्न PSU? निम्नलिखित में से कौन सा महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? ऑप्शन आपके सामने है, भेल, BCCL, हाल या फिर BSNL, बताइए। चलिए, तो इसमें एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, और इसका आंसर तो जब पूछा गया था तो भेल था, लेकिन अभी अगर क्वेश्चन पूछ लेगा तो ये आंसर होगा, क्योंकि 2 दिन पहले ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडिया की 14th महारत्न कंपनी बन चुकी है। अभी तक 13 थी, 2 दिन पहले ही ये महारत्न कंपनी बन चुकी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड।
तो तब तो भेल था, लेकिन अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी है। 23rd, व्हाट इज़ करेक्ट अबाउट द खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया? भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? यह पाकिस्तान की मांग में एक आंदोलन था, यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, यह भारत में मुगल शाही परिवार को बहाल करने के लिए एक आंदोलन था, फिर यह जलियांवाला बाग नरसंहार के खिलाफ एक आंदोलन था। तो पाकिस्तान के लिए तो नहीं था भाई, क्योंकि ठीक है, पाकिस्तान की डिमांड अभी उतना ज़ोरों शोरों से नहीं उठ रही थी। 1919 में स्टार्ट हुआ था। किसने स्टार्ट किया था इसको? अली ब्रदर्स ने, अली बंधुओं ने। अली ब्रदर्स कौन थे? शौकत अली और मौलाना अली, ठीक है, और उसमें शौकत अली और मौलाना अली, ये अली ब्रदर्स थे, ठीक है। इन्होंने एक ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनाई, उसकी मीटिंग हुई थी दिल्ली में 1999 में। गांधी जी ने उसको एड्रेस भी किया था। इसका लेना देना था टर्किश सुल्तान से। तुर्की है जो आज को हो चुका है, जिसकी कैपिटल क्या है टर्की की, ज़रा बताएंगे, और यहाँ की करेंसी क्या है? तो अंकारा और लीरा, ठीक है, लीरा यहाँ की करेंसी है। तो यहाँ पे मतलब एक तरह से खलीफा बैठते थे मुस्लिम्स के, तो उनको जब हटा दिया गया थ्रोन से, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब 1918 में ख़त्म हुआ, ब्रिटिश वाला साइड जीत गया, ब्रिटेन जीत गया, टर्की वाला साइड हार गया, तो यहाँ से हटा दिया। तो मुस्लिम्स हर जगह के, मुस्लिम्स में ये बात तो अच्छी है कि उनमें यूनिटी बहुत होती है, ठीक है। तो वही हुआ, मुस्लिम्स ने क्या किया, इंडिया में भी हर जगह प्रोटेस्ट हुए, इंडिया में भी हुए। तो वो टर्की का एक रिस्पॉन्स था खिलाफत जो मूवमेंट था, ठीक है। तो उसको गांधी जी ने फिर लेवरेज करने के लिए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ मर्ज कर दिया। जलियांवाला बाग मैसेकर जानते हैं, 13 अप्रैल 1919 को होता है, ठीक है। जलियांवाला बाग अमृतसर में, जहाँ पे आपको पता है कि बहुत सारे लोगों की डेथ होती है। ये बैसाखी का दिन था। रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो हो रहा था, उसमें डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जी की अरेस्ट हुई थी। उस अरेस्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे, और यहाँ पे आपको पता है जनरल EM डायर ने गोली चलाने के निर्देश दिए, बहुत लोगों की डेथ हुई। और उसके बाद राम मोहम्मद सिंह आज़ाद का नाम रख के उधम सिंह ने माइकल O डायर की हत्या करी थी। उस समय आपको बता चुका हूँ पहले ही सारी चीज़ें। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने अपना, आपको बताना है, केसरे हिंद का टाइटल लौटाया था, और किसने अपना नाइटहुड ये वापस किया था? हु अनाउंस्ड हिज नाइटहुड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड? चंद्रगुप्त सेकंड के 9 जेम्स में कौन था? एक आपकी बुक्स कब तक आएंगे? अली हुसैन आ जाएंगे इसी पर्टिकुलर वीक में, है ना, इसी वीक में। तो चंद्रगुप्त 2 को हम किस नाम से जानते हैं, बताइए जल्दी से। इनकी बेटी का नाम क्या था, और इनके नवरत्न में से कौन थे? तो ये थे आपके वराहमिहिर, जो कि एक एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है। विशाख दत्त ने कौन सी किताब लिखी थी? मुद्र राक्षस लिखी थी इन्होंने, मुद्र राक्षस, ठीक है। महामोगलेना और सारीपुत्ता, ये बुद्धा के 2 डिसाइपल्स थे, जिनके रिलिक्स को वर्शिप करने के लिए सांची मध्य प्रदेश में के सांची स्तूपा में चेतियागिरी विहार फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल। चंद्रगुप्त सेकंड की अगर बात करेंगे तो इन्होंने जो टाइटल लिया था, द टाइटल वाज विक्रमादित्य। और विक्रम एरा कब शुरू हुआ था? इनकी बेटी का नाम था प्रभावती गुप्ता, प्रभावती गुप्ता, जिनकी शादी किसके साथ हुई थी? जिनके शादी हुई थी वकटका डायनेस्टी के रूलर थे, कौन? रुद्रसेन दी सेकंड, रुद्रसेन दी सेकंड, ठीक। गिरनार जो इंस्क्रिप्शन है गुजरात में, ठीक है, गिरनार इंस्क्रिप्शन, ये इंडिया में सबसे पुराना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट या फिर ओल्डेस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन है। किससे एसोसिएटेड है? तो ध्यान रखना, रुद्र दमन, ठीक है। ध्रुवसेन जो थे वो कहाँ के रूलर थे? ध्रुवसेन किस डायनेस्टी के रूलर थे? तो रुद्रसेन, रुद्रदमन, कंफ्यूज नहीं होना, रुद्रसेन ध्रुवसेन कंफ्यूज नहीं होना, अलग अलग था। इनके बाकी अगर बात करें तो कालिदास नवरत्नों में से एक थे। इनकी किताबों के नाम आपको पता होने चाहिए, जैसे कि कौन कौन से? मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु समारा, कुमार संभवम, इनकी किताबों के नाम हैं, ठीक है। धन्वंतरी फिजिशियन थे, शंकु आर्किटेक्ट थे, ये फिजिशियन थे। फिर अगर हम बात करें अमर सिम्हा, तो अमर सिम्हा थे पोएट, ये कौन थे? ये पोएट थे। फिर अगर हम बात करें वराहमिहिर, तो इनके बारे में मैंने नहीं बताया आई थिंक अभी तक। वराहमिहिर आपके एस्ट्रोनॉमर थे।
काफ़ी लोगों ने गलत बताया, सिर्फ इक्का दुक्का लोगों ने ही, सिर्फ आई थिंक एक ही आंसर सही मिला है मुझे अभी तक, और वो है भूमिका गुप्ता का। ठीक है, काफ़ी लोगों ने लिखा है यहाँ पे राष्ट्रकूट। भैया ध्रुव सेन जो थे, ध्रुव सेन सेकंड खास कर मैं बात करूँ तो ये मैत्रक वंश से थे। मैत्रक कहाँ पे रूल कर रहा था? मैत्रक यहाँ पे रूल कर रहा था। किसके कंटेम्प्रेरी थे? तो जो पुष्यभूति डायनेस्टी थी हर्षवर्धन वाली, उसके कंटेम्प्रेरी थे ये लोग। तो ऑलमोस्ट सभी लोगों का गलत है ये। अच्छा, तुम्हारा भी श्वेता शर्मा जी, अच्छा ठीक है। तो वेताल भट्ट की अगर बात करें तो ये म्यूजिशियन थे। वरारुचि की अगर बात करें तो ये ग्रामेरियन थे। और शाहपनका की अगर बात करेंगे तो ही वॉज एन एस्ट्रोलॉजर। इनकी जगह काट के हरिसेन नाम लिखिएगा यहाँ पे, हरिसेन। तो हरिसेन भी किसके कोर्ट पोएट थे? ये समुद्रगुप्त के भी कोर्ट पोएट थे, ध्यान रखना, जिन्होंने समुद्रगुप्त के लिए क्या कंपोज किया था? प्रयाग प्रशस्ति, यानी उनके प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति को कंपोज किया था, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि किस तरह से इन्होंने जितने भी बैटल्स लड़े समुद्रगुप्त ने, वो उसमें से एक भी नहीं हारे, इसीलिए इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। किसने? विंस्टन आर्थर स्मिथ ने। ठीक है, विंस्टन आर्थर स्मिथ ने क्या बोला था इनको बोला था नेपोलियन ऑफ इंडिया। हरिसेन ने, ध्यान रखना, कौन सी पोस्ट को होल्ड नहीं किया था? कौन सी पोस्ट को होल्ड नहीं किया था, कोई बता सकता है? जल्दी से बताइए, कौन सी पोस्ट को होल्ड नहीं किया था इन्होंने? हमारी काफ़ी पोस्ट थी, जैसे कि कुमार अमृत, महादंड नायका, नगर श्रेष्ठी और एक थी नगर श्रेष्ठी। ठीक है, तो इनमें से कौन सी पोस्ट को होल्ड इन्होंने नहीं किया था इन सारी चारों पोस्टों में? बताइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन जल्दी से करिए। और द नोबेल प्राइज अवार्डिंग इंस्टीट्यूट स्वीडिश अकादमी इज एसोसिएटेड विद। नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली जो संस्था है स्वीडिश अकादमी, ये किससे संबंधित है? पीस, लिटरेचर, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन? नगर श्रेष्ठी बिल्कुल सही है। चलो एटलीस्ट हिंट आप लोग समझ गए थे। ठीक है, तो नगर श्रेष्ठी वो पोस्ट इन्होंने नहीं होल्ड करी थी। बाकी जो कुमार अमर्त्य है, यानी कि जिसका मतलब होता है इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर, जो आपका महादंड नायका होता है, महादंड नायका का मतलब होता है ऑफिसर ऑफ वॉर एंड पीस, महादंड नायक। और कौन सी मैंने एक पोस्ट बताई थी आपको? नगर कुमार अमर्त्य हो गया इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, महादंड नायका, और संधि विग्राहिका, ऑफिसर ऑफ वॉर एंड पीस इसको बोलते हैं। ठीक है, संधि विग्राहिका, ये ऑफिसर ऑफ जस्टिस हो गया महादंड नायका। ये विग्राहिका क्या है? ऑफिसर। तीनों होल्ड करी थी। नगर श्रेष्ठी ये होल्ड नहीं करी थी। नगर श्रेष्ठी वॉज अ बैंकर, चीफ मर्चेंट जो होता था उसको नगर श्रेष्ठी बोलते थे। हाँ जी, तो नोबेल प्राइज अवार्डिंग इंस्टीट्यूट स्वीडिश अकेडमी इज एसोसिएटेड विद लिटरेचर। ये जो स्वीडिश अकेडमी है ये बनी थी आपकी 1786 में। ये बनाई थी किंग गुस्ताव थर्ड ने। लिटरेचर के लिए ही हमारे याद आया अभी मुझे, मैंने यहाँ पे पूछा था ना आपसे कि किसने वो लौटाई थी, तो कैसर हिंद गांधी जी ने, जिनको बोर वॉर्स के समय में मिली थी, साउथ अफ्रीका में इनको ये टाइटल मिला था। और नाइटहुड की उपाधि किसने लौटाई? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को ही लिटरेचर के लिए जो है सबसे पहले क्या मिला था? लिटरेचर के लिए सबसे पहले मिला था 1913 में नोबेल प्राइज़। पहले इंडियन थे जिनको कि नोबेल प्राइज़ मिला। पहली इंडियन विमेन कौन थी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था? और पहले ओवरऑल कौन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला? ओवरऑल। और पहली विमेन ओवरऑल कौन थी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला? तो ध्यान रखना 1979 में मदर टेरेसा, इनको मिला था नोबेल प्राइज़, इंडियन विमेन की अगर बात करें। और ओवरऑल मिला था 1901 में विलियम रॉन्टजन ने किसकी खोज करी थी? और 1903 में जो है मैडम क्यूरी को, पहली विमेन बनी थी जिनको कि नोबेल मिला। मैडम क्यूरी को इनके हस्बैंड पीर क्यूरी और हेनरी बैक्यूरेल के साथ मिला रेडियो एक्टिविटी के लिए। और रेडियो एक्टिविटी की जो SI यूनिट होती है वो हेनरी बैक्यूरेल जी के नाम पे बैक्यूरेल है। ठीक है, बाकी जो सारे नोबेल प्राइज़ होते हैं वो हमारे स्वीडन देता है, लेकिन जो पीस वाला होता है वो नॉर्वे देता है। क्या आपको ये बात पता है? कितने लोगों को ये बात पता है, कितने लोगों को नहीं पता है? अगला देखते हैं, दैट इज़ हाउ मेनी मिनिस्टर। आखिरी के हमारे 5 क्वेश्चंस हैं। हाउ मेनी मिनिस्टर्स कैन बी इंक्लूडेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन। संघ की मंत्री परिषद में कितने मंत्री शामिल हो सकते हैं? सही, स्टोइक मैन, एमर्जिंग साउथ एशियन, संगीता पांडा, सतीश, सही है। चलिए,
तो अगर हम बात करेंगे तो संघ की मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल हो सकते हैं? 10 to 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल? नो, 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल का मतलब है लोकसभा। लोकसभा के बारे में किस आर्टिकल में दिया हुआ है? 81 में दिया हुआ है, जिसको हाउस ऑफ पीपल या फिर लोअर हाउस के नाम से जानते हैं। मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? 550 हो सकते हैं मैक्सिमम। अभी कितने हैं? 543 है, ठीक है। इसमें 530 स्टेट से निकल के आते हैं, 20 यूटी से निकल के आते हैं। पहले 552 हुआ करते थे जब 2 एंग्लो इंडियंस प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था लोकसभा में, लेकिन 104th अमेंडमेंट से इस प्रथा को ख़त्म कर दिया जा चुका है। तो ये जो 15% है, क्या है ये? कि भाई ऐसा नहीं कि किसी को मनाया कि भाई होता है ना कई बार कि जैसे अभी संगठन की सरकार चल रही है, आपको पता है एनडीए, बीजेपी और उसके जो सहयोगी दल हैं जैसे नीतीश कुमार जी की पार्टी हो गई और हमारे चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी हो गई, ठीक है, जो पवन कल्याण जी की पार्टी हो गई, सब लोग मिल के बनाए हैं ना इस बार सरकार। तो अब उन लोगों को खुश करने के लिए मिनिस्टरशिप ऐसे देते रहें कि ये तुम मिनिस्ट्री संभाल लो, ये मिनिस्ट्री, मतलब नई नई मिनिस्ट्री फालतू में क्रिएट कर दें। तो इसलिए एक कैपिंग लगाई गई कि भाई 15%, जितना हाउस ऑफ पीपल में जितने मेंबर हैं उसका 15% से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं। ये पहले नहीं होता था, इस चीज़ को 91st अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ध्यान रखिएगा। तो 15% होता है ना सिर्फ लोकसभा के लिए बल्कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा है वहाँ के लिए भी, ठीक। और 91st अमेंडमेंट से ही मर्जर को एज एन एक्सेप्शन ऐड किया गया था इन दी एंटी डिफेक्शन लॉ। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अभी मैंने आपको बताया था जो 10th शेड्यूल होता है, 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ है जिसको कि 52nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। तो उस 10th शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पार्टी अपनी एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और उस केस में लोकसभा के स्पीकर का डिसीजन फाइनल होगा या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, पीठासीन अधिकारी का। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब पार्टी छोड़ के जाते हैं एक पार्टी से दूसरी में, जैसे महाराष्ट्र केस में हुआ, तो वहाँ पे ये नहीं काम करता है डिफेक्शन, क्योंकि वो मर्जर डील किया जाता है। जब एक पार्टी के 2/3 या उससे ज़्यादा लोग पार्टी छोड़ के जाते हैं तो उसको मर्जर मानते हैं। 91st अमेंडमेंट से उसको एज एन एक्सेप्शन जोड़ा गया था और वहाँ पर डिफेक्शन काम नहीं करता है। इज़ दैट क्लियर? किसी को यहाँ तक कोई डाउट? हाँ, तो 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, सॉरी 50 है, वो 50 है, सॉरी ये 50 लिखा हुआ है, 50 लिखा हुआ है, 15 है, ठीक है, मुझे लगा वो 15 लिखा हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा, डी ऑलराइट, ठीक है, डी आएगा। देवसेना समझ गया भाई, डी आएगा 15%। और दिल्ली के केस में ये 10% होता है, ठीक है। दिल्ली कब एक मतलब एज अ यूटी बनी थी, तो किस अमेंडमेंट से बनी थी? 69th अमेंडमेंट से बनी थी। और दिल्ली में 10% होता है, 69th अमेंडमेंट। आर्टिकल नंबर 239AA और 239AB ध्यान रखना न्यूज़ में रहते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, क्लियर? देख लो, थोड़ा सा गलत कर तो इसमें सबका ध्यान रहता है, डी होगा। हाँ, ये डी होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट फैसिलिटेट्स रिमोट लॉगिन ऑन अ कंप्यूटर। रिमोट लॉगिन का मतलब ये होता है कि आप कहीं से भी बैठ के लॉगिन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। FTP नहीं, FTP तो होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। FTP क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। RTP ये होता है आपका रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म भी ज़रा ध्यान रखिएगा। वैसे तो मैं अमन सर से एक आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए ही एक कंप्यूटर की क्लास अलग से ऑर्गेनाइज करवाने वाला हूँ, एकदम पूरा आपका कायदे से वो कवर करवा देंगे। HTTP आप जानते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो ये आंसर होगा टेलनेट, इसको बोलते हैं क्या? टेलनेट। इन वेस्ट बंगाल हाउ मैनी राइस क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ ईयर। तो एक साल में वेस्ट बंगाल में कितनी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो ये ग्रो किया जाता है 3 क्रॉप्स को। कौन कौन सी 3 क्रॉप्स हैं ये? एक है औस, एक है अमन और एक है बोरो। औस, अमन और बोरो। औस को जो है अगस्त के महीने में ग्रो किया जाता है, अमन को ग्रो किया जाता है नवंबर दिसंबर में, और बोरो को ग्रो किया जाता है मार्च के महीने में। तो औस, अमन और बोरो क्या है? ये एक 3 वेराइटीज़ हैं, 3 क्रॉपिंग सीजन्स हैं राइस के, जिसको हम पैडी बोलते हैं। ये किस क्रॉपिंग सीजन में आता है? जल्दी से बताएंगे। तो ये खरीफ में आता है,
और राइस के रिगार्डिंग आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल रिक्वायर्ड होती है और बहुत ही इसकी जो दलदली मिट्टी हो जाती है, इसकी मार्शी स्वैम्पी एरिया हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मेथेन गैस रिलीज़ होती है। आपसे कभी कभी पूछता है जो मेथेन, जिसको मार्श गैस के नाम से जानते हैं, जो बायोगैस का एक प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, बायोगैस का एक प्रमुख घटक होता है, तो वो मेथेन गैस कहाँ कहाँ से निकलती? तो एक तो राइस फील्ड से, पैडी फील्ड से निकलेगी, जहाँ पे हमारे दीमक वगैरह टर्माइट रहते हैं वहाँ से निकलती है ये। ठीक है, आपने देखा होगा कि जहरीली गैस से कुएं में कुछ लोग कूदे, जहरीली गैस निकलने से मृत्यु हो गई, तो वो जहरीली गैस मेथेन ही होती है यूजुअली। ठीक है, खरीफ फसल, तो खरीफ जिसको मानसून फसलों के नाम से जानते हैं, तो इसी से मूंगफली यानी ग्राउंडनट, कॉटन यानी कि कपास भी बिलोंग करता है, मेज़ हो गया इसी से बिलोंग करता है। अगर हम बात करें राबी, तो राबी की फसल जो आपकी बुआई उसकी होती है अक्टूबर नवंबर के टाइम पे, कटाई होती है अप्रैल के टाइम पे। और राबी फसल विंटर क्रॉपिंग सीज़न होता है। राबी की फसल के लिए सर्दियों की जो रेनफॉल होती है, विंटर रेनफॉल, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से भारत में आती है, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। क्या ये आपको सारी चीज़ें ऐसा नई तो नहीं लगती है ना भाई? ये एक तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं तो बताऊँ ना आगे निकल जाऊँ। मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं आपको जल्दी जल्दी वो चीज़ें रिवाइज़ करवा दूँ कि मेडिटेरेनियन सी से इस तरह से जो जेट स्ट्रीम चलती हैं अपर ट्रोपोस्फेयर, ऊपरी क्षोभ मंडल में चलने वाली तेज़ हवाएँ, जिनको जेट धाराएँ बोलते हैं, जेट स्ट्रीम बोलते हैं, तो वो जेट धाराएं लेके आती हैं यहाँ पे, यहाँ के डिस्टर्बेंसेस को, क्योंकि वेस्ट साइड से आ रहे हैं तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, पश्चिमी विक्षोभ। यहाँ पे ये क्या करते हैं, इंडिया पाकिस्तान में बारिश, जो राबी फसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। राबी में क्या आता है, जैसे गेहूँ हो गया, वीट हो गया आपका, इसमें आपका मस्टर्ड जिसको सरसों बोलते हैं वो आ गया आपका, इसमें आपका वीट मस्टर्ड के अलावा आपका लिन सीड आ गया, रेप सीड आ गया। ठीक है, लिन सीड, रेप सीड, मस्टर्ड, ये सब आते हैं आपके राबी फसलों में। ठीक है, और राजस्थान में ये जो सर्दियों की बारिश होती है इसको किस नाम से जानते हैं? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज, स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? प्रोटोप्लाज्म होती है, साइटोप्लाज्म होती है, सेल होती है, फिर वैक्यूल्स होती है। सतीश जी न्यूमेरिकल का भी देखते हैं, है ना? मावट बोलते हैं, बिल्कुल मावट लिखते हैं, महावट नाम से है लेकिन मावट बोलते हैं उसको। आंसर सेल होगा, बिल्कुल सही सभी का। तो प्रोटोप्लाज्म को नामकरण किसने किया था? साइटोप्लाज्म क्या होता है? आंसर सेल होगा। तो सेल में क्या क्या पढ़ चुके हैं? सब कुछ पढ़ चुके हैं। सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी, 1664 में करी थी, डेड सेल थी, कॉर्क में करी थी। 1675 में डिस्कवरी करी थी किसने? सॉरी, क्या मैंने बोल दिया, 1665 में रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी करी थी। 1674 में एंटनी वॉन लीवेनहॉग ने लिविंग सेल यानी जीवंत कोशिका की खोज करी थी पॉन्ड वाटर में। सेल थ्योरी को दिया था शेल्डन और स्वान ने। उन्होंने बोला था कि हर एक फर्न जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल का बना हुआ है। देन उसको वर्चोव ने मॉडिफाई किया था कि कोई भी जो नई सेल बनती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनती है। और सेल हमारी दो टाइप्स की होती है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट किसकी होती है? बैक्टीरिया लोगों की होती है, जिनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। कौन सा सेल का ऐसा ऑर्गेनली है जो प्रो और यूकैरियोट दोनों में देखने को मिलता है? प्रोटोप्लाज्म को नामकरण किया था पुरकिंजे ने। ठीक है, जो न्यूक्लियस के अंदर का ये होता है मटीरियल उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। जो सेल के अंदर का ये भरा होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। जो जेली लाइक मैट्रिक्स होता है जहाँ पे हमारे सेल ऑर्गेनल क्या कर रहे हैं, एक तरह से फ्लोट कर रहे हैं। सेल किससे बनी होती है? सेल की आउटर कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन, जो बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की, प्रोटीन या फिर फॉस्फोलिपिड, 50% प्रोटीन 50% लिपिड। किसी किसी सेल में सेल मेम्ब्रेन उसकी आउटर कवरिंग ना होकर सेल वॉल होती है, जैसे कि बैक्टीरिया में जो बनी होती है किसकी, वो बनी होती है पेप्टिन या फिर पेप्टिडोग्लाइकन की। जैसे कि प्लांट में जो बनी होती है सेल्यूलोज की। जैसे कि फंगस में जो बनी होती है कॉम्प्लेक्स शुगर चिटिन या फिर काइटिन की। वैक्यूल्स क्या करते हैं? सेल को रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं वैक्यूल्स। और वैक्यूल जो होता है परमानेंट होता है किसमें? प्लांट सेल में, और तकरीबन 50 to 90% सेल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखता है। एनिमल सेल में टेम्परेरी तौर से मौजूद होता है, बहुत सारे सेल वैक्यूल्स होते हैं। और किस तरह के प्लांट टिश्यूज़ में कोई वैक्यूल नहीं होता है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है, उन तरह के टिश्यू को हम किस नाम से जानते हैं? और एक जो सेल ऑर्गेनल कॉमन होता है प्रो और यूकैरियोट में, उसको बोलते हैं राइबोसोम, जो प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर होते हैं, और उसकी डिस्कवरी जॉर्ज ई पैलेड ने करी थी। और जिसमें कोई वैक्यूल नहीं होता, नो वैक्यूल, और डेंस साइटोप्लाज्म होता है, उसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस: द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v इज गिवन बाय। तो किससे दिया? कॉलिन काइमा नहीं भैया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है,
कोलेनकाइमा क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्क्लेरेनकाइमा रिजिडिटी और टफनेस प्रोवाइड करता है, और पैरेनकाइमा स्टोरेज प्रोवाइड करता है। पैरेनकाइमा के ही पार्ट होते हैं क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। क्लोरेन क्या करता है, क्लोरोफिल होता है तो फूड बनाता है। एरेनकाइमा क्या करता है, उनको फ्लोट करने में हेल्प करता है प्लांट को। मोमेंटम होता है पी से रिप्रेजेंट करते हैं मास इनटू वेलोसिटी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में जरा रिलेशन बता दीजिए, और 30 में आपके कितने सवाल सही हुए ये बता दीजिए। अब से आप लोग डेली क्या करेंगे, अब से आप लोग डेली बताएंगे स्कोर, 30 में आपने कितना स्कोर किया, ठीक है, डेली आपको बताना है अभी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच क्या क्या रिलेशन होता है, p² / 2m होता है। यानी कि लीनियर मोमेंटम को डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे p की जगह 2p लिखोगे तो 2p का स्क्वायर कितना होगा, 4p², तो वो डबल मतलब 4 टाइम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़। तो यहाँ पे हम और ये ध्यान रखना, कंजर्वेशन ऑफ जो लीनियर मोमेंटम होता है इस प्रिंसिपल पे रॉकेट हमारा काम करता है। रॉकेट वर्क्स ऑन दी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि संवेग का संरक्षण। सर 100 क्वेश्चन करवाइए, 30 क्वेश्चन में दिल नहीं भर रहा है क्या अभी? भूल गई सर, पहले बताया होते कि आप काउंट करना। अच्छा कोई नहीं, अब अगले लेक्चर से काउंट करना। और ये ध्यान रखना, जिन लोगों को हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो अलग से नोट्स का बैच बना हुआ है परमार SSC एप्लीकेशन, परमार अकेडमी एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर वेबसाइट में। जो लोग इस बैच में हैं उन लोगों के लिए ज़रूरत नहीं है वो नोट्स लेने की, इसी में मिल जाएगा। ये मतलब जो हमारा फुल फ्लेज्ड बैच चल रहा है 2025 के एग्ज़ाम्स के लिए, वो है ये, ठीक है। बाकी ये आपका अलग से है नोट्स बैच, RRB जो हम लोग का PY की सीरीज़ चल रहा है उसके लिए। 27 दृष्टि मौर्य, ओके, 28 शर्मा जी, 26 लावण्य, 22 बिप्लाब घोष, 17 अनुराग, 20, ठीक है। p² बुक का तुम पीछे पड़ गए यार, जब तक बुक लॉन्च नहीं होगी तो तुम लोग मतलब सर पूरी रात पढ़ाई है, क्यों नहीं, पूरी रात जगराते करते हैं, नवरात्रे तो खत्म हो गए अभी, 11 आए अभिषेक के, चलो अच्छी बात है। तो अब एक जब देखो यार, ये बात ये है कि आपकी डेट अनाउंस हो चुकी हैं, तो कुछ थोड़ा सा मुझे थोड़ा मूड मेकअप करने दो कि क्या चीज़ें कैसे कैरी ऑन करना है। अभी तो मैंने ये सोचा है कि भाई इसको सीरीज़ को डेली कर देते हैं, जो रेलवे की सीरीज़ उसको डेली कर देते हैं, लेकिन डेली करना है या फिर कुछ बड़े लेक्चर प्लान करना है, वो थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, वो मुझे सोचने दीजिए कि कैसे क्या करना है, उसी हिसाब से फिर हम देखते हैं चीज़ों को, ठीक है। इसकी PDF मिल जाएगी आपको परमार SSC के टेलीग्राम पे, लेकिन अगर नोट्स चाहिए हैंड रिटन तो वो आपको एप्लीकेशन पे मैंने आपको बता दिया, मिल जाएंगे। धन्यवाद सभी को, थैंक यू। करंट अफेयर्स को लेकर आपको बताऊँगा, ठीक है, थैंक यू।